पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। तो सिलेक्ट हुए, उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बना सकते। वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आके सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना, उसका खास ख्याल रखिए। टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आज देखा अपने मुल्क के अंदर बजट पास होने पे कितनी हंगामा आरियां हुई, और आप देखिए कुछ दिनों पहले मुस्लिम लीग, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनाई। आज पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून लीग के बजट देने पे बिल्कुल उसके इख्तलाफात पैदा हो गए, बिल्कुल खिलाफ हो गई उसके, और उसने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अगर हमारी वोटिंग भी इसमें डालनी पड़ी तो हम वोटिंग भी करेंगे। ये किस तरह का बजट लेकर आया गया और हमसे बात तक नहीं की गई, इस पर डिस्कशन भी नहीं हुई और लेके असेंबली में पेश कर दिया गया। तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो आप अब बताइए कि दोनों के अलग अलग एजेंडा लेके खड़े हो गए हैं। अब क्या होगा मुल्क के अंदर? कहा जा रहा है कि उन लोगों की सैलरियां बढ़ाई गई हैं जिनकी खुद की ऑलरेडी सैलरियां ज्यादा थी, और जिनकी कम तनख्वाहें हैं उनके ऊपर टैक्स भी इतना लगा दिया गया है कि वो अपनी टैक्स देगा या अपने घर के अंदर अपना राशन वाशन डालेगा, किस तरह डालेगा। जो रोजमर्रा की एशिया थी उनको इतना महंगा कर दिया गया है। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे। और एक तरफ आप देखेंगे इमरान रियाज खान जो अपने हज के लिए जा रहे थे तो उनको एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया। 2022 में उस शख्स ने सोचा कि मैं हज करने जाऊं, 2023 में उसने सोचा मैं हज करने जाऊं, मगर 2024 में उसने फैसला कर लिया था और उसने खुद कहा कि मैं मुल्क छोड़ के नहीं जा रहा, मैं भाग नहीं रहा मुल्क से अंदर, मुझे अपने इस मुल्क से बहुत प्यार है, मैं यहीं रहना चाहता हूं, मैं आराम बांध के जा रहा हूं। मगर उनकी वीडियो तक हमारे पास आई है जो मैं आपको अभी जरूर स्क्रीन पे दिखाऊंगी। आम सादे कपड़ों में लोग पहने हुए, मास्क लगाए हुए, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और गिरफ्तार कर ही लिया गया। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली भी एयरपोर्ट पे मेरा इंतजार कर रही है, मैंने अपनी फैमिली को भी बाहर से बुलाया कि मैं हज करने के लिए निकल रहा हूँ। तो अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए वो बंदा निकल रहा है, अपनी गाड़ी में बैठ रहा है और सादे कपड़ों में लोगों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि आपके पास क्या वारंट है जिस पे आप इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, किस बात पे आप इनको गिरफ्तार कर रहे हैं? और आप देखेंगे उनको जाने ना दिया गया। तो किस बात का डर और खौफ है? अगर वो हज करने जा रहा था एक शख्स और अल्लाह के घर जा रहा था और वो बता रहा है उसका रिटर्न टिकट भी है और वो बता के ही जा रहा है कि मैं हज करने जा रहा हूँ, छुप के निकल नहीं रहा था, तो हुकूमत क्यों इतना डर गई? किस वजह से हुकूमत ने इमरान रियाज को जाने नहीं दिया? इस पे गुफ्तगू करेंगे, मगर फिर बता देंगे लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिएगा, ऐसे लफ्ज बोलिएगा जिससे दिल आजारी ना हो। मैं इनकी वीडियो भी मेरे पास आई है, वो वीडियो भी इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी और चलाऊंगी। अभी बात करते हैं जैदी भाई से। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जैदी भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? सुनने वालों को भी मेरा सलाम। अल्लाह जी का करम है, समीना सब ठीक ठाक खैरियत से। जी बात करें हम बजट से, जरूर। तो बजट ना कोई खुशहाली लेके आ रहा है, ना कोई अवाम दोस्त बजट है। ये पाकिस्तान के गुज़िश्ता बजटों की तरह इसी तरह का एक अवाम कातिल बजट है जैसे हमेशा आते रहते हैं। और ये अभी तो पहला सिलसिला है बजट का, ये पहला फेस है। इसके बाद आप मिनी बजट, ये के बाद दिगरे आते रहेंगे। तीन चार बजट आते हैं। अब आप देखिए इतना कर्जे में डूबे हुए हैं, किस तरह है ना ये कर्जा देंगे, किस तरह उतारेंगे, किस तरह का मुश्किल बजट लेकर आए हैं, तो क्या करेंगे ये इस वक्त, ये बता दें। समीना, जिस तरीके से आपका पहले मुल्क चल रहा था इसी तरीके से मांगे तांगे और अवाम को कुचलते हुए अपनी गाड़ियों को आगे चलाते रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवाम को कहाँ रिलीफ देना है और क्यों रिलीफ देना है। जी। तो
कहीं नजर नहीं आता कि इस बजट में गुज़िश्ता बजटों की तरह आवाम को कोई रिलीफ दिया गया। हमेशा से सरकारी मुलाजमीन की भी जो तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं तो उनका आप रेशो निकाल लें, महंगाई के रेशो से उनकी तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाती हैं, कितनी महंगाई होती है। अब आपने कहा कि कम से कम तनख्वाह 36,000 रुपए कर दी जाएगी, तो क्या अभी भी 36,000 रुपए में एक आदमी, 4 आदमियों की फैमिली क्या सरवाइव कर सकती है? ये सोच वाला सवाल है। जहाँ पे आपका सोना जो है वो 2.5 लाख से ऊपर का क्रॉस कर चुका है, 2,40,000 या 2,30,000 रुपए, मुझे सही फिगर नहीं मालूम, पर तोला के हिसाब से है। तो उस हिसाब से आप लगा लें कि अगर महंगाई का रेशियो लगाया जाए, क्योंकि इसी से कैलकुलेशन होती है ना कि 1 तोला आपका सोना कहाँ है और क्या, तो आप किस तरीके से एक मिनिमम नॉर्मल जिंदगी गुजारने वाले को 36,000 रुपए में आप कंपनसेट कर सकते हैं। हमेशा ये बातें होती हैं कि जी वो वजीर रह के दिखाएं और सफीर रह के दिखाएं और मुशीर रह के दिखाएं, कहने वाली बातें होती हैं, लेकिन इन तमाम बातों से इनको कोई सरोकार नहीं। बात वहीं पे आती है कि क्या ये मुल्क इसी तरीके से चलता रहेगा? क्या अवाम इन लोगों को इसी तरीके से सराहते रहेंगे? क्या तो अभी दोनों जो पार्टियां थी एक दूसरे से मिलके एक हुकूमत बनी थी, ये तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। आपने देखा नहीं कितना ज्यादा शोर मचा रही है, पीपल्स पार्टी के कारकुन आके बैठ के शोर मचा रहे हैं। बिलावल भी बिल्कुल खिलाफ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें करना पड़ेगा, इनके खिलाफ हमें कोई वोट डालना पड़ेगा तो हम जरूर वोट भी डालेंगे। अंदाजा लगाएं, इस बजट के खिलाफ वो बिल्कुल खड़े हो गए, कह रहे हैं कि हम किस मुंह से ये बजट लेके अवाम के सामने जाएंगे। देखिए, फाइनेंस बिल की मंजूरी ना होने का मतलब क्या होता है? अगर ये बजट पास नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आपकी हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई जी, और हुकूमत अज खुद खत्म हो जाती है, असेंबलियां एक तरीके से खत्म हो जाती है। या आप दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि जो आपके मौजूदा हुक्मरान हैं उनको ऊपर एक तरीके से अदम एतमाद हो गया, ठीक है ना। और ऐसी सूरत हाल के अंदर दोबारा इलेक्शन की तरफ जाया जाता है, तो वो सिनेरियो तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि ऐसा होगा कि ये बिल पास नहीं होगा। यही पीपल्स पार्टी होगी, यही दूसरे लोग होंगे जो इस असेंबली में अवाम की खातिर, अवाम की भलाई की खातिर, मुल्क के लिए कड़वी गोली, ये बयानात अगर पुराने कहीं से निकलवा लें आप अखबारों में, अगर देखें आप, तो ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे कि हमने इसलिए साथ दिया कि मुल्क के लिए कड़वी गोली खा ली, और जख्म इंसान की तबीयत ऐसी होती है तो हाथ काटने से जिंदगी बचा ली जाती है। इस किस्म के बयानात आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे और देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये बजट तो पास होगा, ये जाए कि ऐसा कोई बड़ा फैसला ना हो कि इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना, तो ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत जा रही है, ये बजट पास हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से शोर शराबे में, हंगामे में कोई बाइकाट करेगा और कोई हाँ में हाथ उठाएगा और बजट पास हो जाएगा। इससे ज्यादा आगे पीछे कुछ नहीं होगा। जहां तक बात कर रही हैं आप एंकर इमरान रियाज की, कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया, एकदम हज पे एहराम बांधा हुआ था, क्यों, आखिर क्या वजह थी, क्यों उतारा गया? हज करने तो जा रहा था वो। जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि जब आप गलतियां कर रहे होते हैं तो उस पर एक और गलतियां हो जाती हैं। मेरी समझ से बाहर है कि अगर वो हज करके आ जाता है और हज करने के बाद फर्ज करें मुल्क से बाहर भी चला जाता है, वापस भी नहीं आता, अगर एक लम्हे के लिए ये भी सोच लें, तो क्या आपकी हुकूमत इतनी कमजोर है कि उसके मुल्क के बाहर बैठने से आपकी हुकूमत में कोई दरार पड़ेगी? जबकि दूसरी तरफ आपने जो मीडिया रेगुलेटरी बिल पास किया है उसको बहुत सख्त कर दिया है, उसके कवानीन सख्त कर दिए, जिसकी वजह से तमाम मीडिया हाउसेज भी अब एक लम्हे के लिए सोचेंगे और आपके जितने ये नाम निहाद यूट्यूबर्स हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो बैठ के कॉपी पेस्ट के ऊपर पुरानी खबरों को नई बोतलों में भर के लोगों को पेश करते हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि अब क्या हो रहा है। तो मैं नहीं समझता, लेकिन हाँ ये है कि जिस तरीके की आजकल सियासत में और ऐवान इख्तिदार में और ब्यूरोक्रेसी में अफराद बैठे हुए हैं, वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हर जगह पाए जाते हैं। तो वो इनसे इतनी गलतियां करवा रहे हैं कि जो मेरे ख्याल से उनके ऊपर किताबें लिख दी जाए।
इमरान रियाज एक आम एंकर पर्सन था जिसको आपने इतना हाइप क्रिएट करके दे दिया कि वो अपने आप को अब सीनियर जर्नलिस्टों में शुमार करने लगा उसको अपने आप को, और उसका आप स्टाइल, उसका बात करने का स्टाइल, उसके बोलने का, चलने फिरने का अंदाज लगता है जो मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत है इमरान खान के बाद। तो आप खुद ही लोगों को क्रिएट करते हैं ना, खुद ही लोगों को बनाते हैं ना। आप अगर उसको चुपचाप जाने देते ना, वो 4 दिन से मुस्तकिल, आप 7 दिन से उसको खबरों में रखे हुए, एयरपोर्ट पे जाता है, गिरफ्तार होता है, वापस आ जाता है, एयरपोर्ट पे जाता है, उसकी आप क्लियरेंस नहीं करते तो फिर वापस आ जाता है। तो मीडिया हाइप तो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। आपके जो मुशीर हैं वो किस किस्म का आपको मशवरा दे रहे हैं? एक वो चीज जो चुपचाप होके गुजर जाए, एक वो चीज जो शोर शराबा होके गुजरे। तो एक अजीब किस्म के मुखमसे के अंदर इस वक्त आपकी हुकूमतें चल रही है। जिस तरीके से हुकूमत चल रही है, इसी तरीके से आपकी अपोजिशन भी ऐसी चल रही है कि अब आप उस नहज पे आ चुके हैं कि आप मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज शेर मरवत का आपने बयान देखा होगा, उसने कहा कि मुझे तो हैरत हुई है कि इमरान खान ने ये बात कह रहे हैं। वो उस बात को अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि आप उसका जो आपके मौजूदा चेयरमैन है, आपके बैरिस्टर गौहर जो है, वो कह रहे हैं कि जी हम वो जो उन्होंने तंजीम वो जो बनाई है, तहरीक के नाम से बनाई है, वो मुज़ाकरात करेगी, लेकिन हमारी मर्जी से हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको भी नजर आ रहा है कि वो सामने वाला जो है ना, वो इस मोड में नहीं है कि आप ये समझे कि वो आपको फ्रंट फुट पे लाके खुद बैक फुट पे जाए और उसके बाद मुज़ाकरात करे। वो टाइम आपका गुजर गया जब आप फ्रंट फुट पे होके मुज़ाकरात करना चाहते थे। अब आप बैक फुट पे चले गए। अब आप सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, आप हर मसले पे बात करने के लिए तैयार हैं, और यही बात गुज़िश्ता 1.5-2 साल से की जा रही थी मुख्तलिफ फोरमों पे, मुख्तलिफ लोगों के जरिए, और मुख्तलिफ लोगों ने इस बात को कहा कि कहीं बैठ जाए, आपस में बैठ के किसी न किसी तरीके से बातचीत का आगाज किया जाए ताकि मुल्क कहीं बेहतरी की तरफ या बढ़ाई की तरफ, आगे की तरफ चले। जब आपने ये देख लिया कि सामने वाले के इक़दाम जो हैं वो किसी तरीके से पीछे होने के लिए तैयार नहीं, वो किसी तरीके से भी आपको माफ करने के लिए तैयार नहीं है, और जब आप बार बार बराए रास्त अपना तसादुम करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि मुझे इन सियासतदानों पे कोई बातचीत नहीं करनी, तो इसका मतलब है कि मेरा सामने वाला जो है, जो मेरी टक्कर का है या मेरे मुकाबिल का है, जिससे मैं मुकाबला कर रहा हूँ, वो ये है सामने वाला, और सामने वाले ने आपको बता दिया कि आप कहाँ हैं और वो कहाँ है। तो आप खुद ब खुद अपनी जंग का टारगेट आपने खुद मुतय्यन किया कि मेरी जंग इनसे है, इन लोगों से नहीं है, जिनको आप कहते हैं कि वो ठेले वाला और सब्जी वाला है और किससे बात करें। इसका मतलब है कि ये लोग आपके सामने नहीं है ना, इनकी आपकी लड़ाई इनसे नहीं है। और यही हम कहते थे कि जब आपकी लड़ाई इनसे नहीं है, इसीलिए तो आपने जीएच कोर कमांडर पे अटैक किया था, क्योंकि आपकी जंग पार्लियामेंट से नहीं थी, आपकी जंग सेनेट से नहीं थी। आपके सामने जो आपने जिसको अपना हदफ बनाया था वो कोई और था जी। आपने जिन जगहों को नुकसान पहुंचाया उनको नुकसान पहुंचाया जो आपके हदफ थे या जो आपके मुखालिफ थे या जिनसे आप तसादुम या जो आपके सामने खड़े हुए थे। और अब आप ये कह रहे हैं कि हमें आपस में मिल बैठना चाहिए। तो आपको ये अंदाजा हो गया कि अब सूरत हाल वो नहीं है, या आपका ग्राफ इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है, या आप जिन कुव्वतों पे सहारा करते थे, जब आप ये कहते थे कि मेरा 25 करोड़ अवाम जो है वो मेरे वोट बैंक हैं और ये मेरे लिए साथ देंगे, उनको भी आपने गर्से से आजमा दिया। हमने कितनी दफा अखबारों में देखा, बयान देखे, पढ़ा कि फला तारीख से तहरीक शुरू होगी, फला तारीख से तहरीक शुरू होगी, यहाँ खत्म होगी, वहां शुरू होगी। वो आपने देखा, वो सारे ABCD प्लान कहाँ चले गए? कोई मूवमेंट आपको नजर आई अवाम की तरफ से? इवन मैं अवाम की तो बात ही छोड़ दें, चले एक लम्हे के लिए अवाम को भी छोड़ दें, आपके लीडरों की तरफ से कहीं 200 लीडर एक साथ निकल के रोड पर आए? किसी जगह बता दें आप मुझे कि 14-15 जो भी कोर कमेटी है होती है, फला होते हैं, उन्होंने किसी एक जगह बाहर खड़े होकर पार्लियामेंट के बाहर ही बैठ जाएंगे यहाँ के कि हम यहाँ धरना देंगे। आप तो तमाम MNA होंगे ना, मेंबर पार्लियामेंट जी, 80-70-75 जो है पार्लियामेंट के बाहर बैठ जाए कैंप लगा के कि हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक रिहा नहीं करेंगे। किसी ने कोई ऐसी मूव की जिसका नतीजा आप आज
आपको ये नजर आ रहा है कि आप मुज़ाकरात की टेबल पे जाने के लिए तैयार हैं और आप हर एक से बात करने के लिए तैयार हैं। तो जब आप तमाम शराइत सामने वाले की मानने पे तैयार हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप बैकफुट पे जा चुके हैं। यानी कि अब आप ये कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी लड़ाई हो असेंबली में, कितनी भी पेपर फाड़े जाएं, कितने भी झगड़े हो, मगर बजट पास होगा। चलें, आपका ये मैसेज आ गया, मैं आगे जरा इन लोगों से भी कहती हूँ। चलें, अब मैं इनसे भी पूछती हूँ। जी साजिद भाई, क्या कहेंगे आप? फिर चौधरी साहब की तरफ जाऊंगी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। मेरा सलाम जी, क्या कहेंगे? मैंने कहीं मेरी नॉलेज में या दूर दूर तक मेरी किसी नॉलेज में या किसी प्रोग्राम में मैंने ये नहीं सुना कि इमरान खान ने तमाम शर्तें मानने पे इत्तेफाक कर लिया। उसकी शर्तें तो यही हैं कि भाई जो हमारा वही है, मगर वो बैकफुट पे चला गया। एक कॉलर का कहना है, आपका क्या कहना है कि बैकफुट पे इमरान खान चला गया क्या? जी, इमरान खान कभी भी बैकफुट पे जाने वाला बंदा है ही, कभी भी जाने वाला बंदा है ही। क्योंकि आप ये देखिए कि जो अभी इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें हैं उसके अंदर किस तरीके से इस पीडीएम हुकूमत है, यानी बिल कौन लेकर आ रहे हैं जी? यूसुफ कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी। वो जल्दी जल्दी आप ये तुम्हारा मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो आपने टीवी में खबरों में सब जगह सुना होगा कि इतनी जल्दी थी, इतनी वहशत थी कि जज ने कहा भाई इतनी जल्दी क्या थी। मगर एक बात को मैं मानता हूँ, जो हकीकत है उसको मैं जो सच यानी अच्छी बात है, मैं ये कहूंगा कि कोई भी जो 3 आदमी है इस पीडीएम के जो ये नशिस्तें हैं उस पे वो हलफ उठाने को राजी नहीं हो रहे। मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि इसाक खान ये जो थे, इसाक डार जो थे, इन्होंने झूठी कुरान की कसमें खाई कि जी मैं, यानी झूठी क्या मतलब सच्ची कसमें खाई कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग करी थी नवाज शरीफ के लिए। कुरान उठा के सर पे टीवी पे बैठ के ये सारी बातें कही, मगर क्या हुआ आखिर में? फिर वो नवाज शरीफ के गुण गा रहे हैं, वो सब बातों से मुकर गए। मगर मैं यही अफजल तारिक अफजल कौन है इनका नाम मुझे सही आ नहीं रहा इस वक्त दिमाग में, ऐसे 2-3 लोग जो हैं। तो समीना बहन, इमरान खान कभी भी बैकफुट पे जाने वाला नहीं है। और ये 3 नशिस्तों की बात आप ये देखिएगा कि पंजाब की कितनी सीटें भी और खुलती हैं, क्योंकि फॉर्म 47 जो है ना उसके अंदर कहीं तो स्टैंपिंग कितने 168 है या 178 है, जो मैंने सुना है कि उनके ऊपर स्टैंप ही नहीं है। वो सिर्फ सादे सादे फॉर्म 47 है जो ये असेंबली में लेके बैठे हुए हैं। ये 3 नशिस्तों का फैसला आ जाए, फिर जो साजिद आपसे बहुत जमाने से कह रहा है और एक हमारे अनवर भाई आके कहते हैं कि जी कहाँ है वो हुकूमत जो 4 महीने में जारी थी, 6 महीने में जारी थी। आप ये मुझे जो आपका दूसरा टॉपिक है, मैंने थोड़ा सा मुझे नजर आया कि जी पीपल्स पार्टी ने बजट के बारे में, जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून लीग में आपस में इख्तलाफ हो गए जबकि मिलके हुकूमत बनाई थी, मगर ये बजट पास करने के तैयार नहीं है वो। अगर ये इख्तलाफात होते ना तो साजिद की बात जो साजिद ने कहा है कि 4 महीने में हुकूमत चली जाती, आज ही हुकूमत चली जाती। ये सब अवाम को बेवकूफ बनाने का ड्रामा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि ये लोग एक ही पेज पर हैं। एक ही पेज पर है, सही बात है, ड्रामा कर रहे हैं, एक ही पेज पर है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यानी कि जैदी भाई की बात भी सही है ना कि ये बजट तो ऑलरेडी पास हो जाएगा, अगर पास नहीं होगा तो समझ लीजिए हुकूमत खत्म हो गई, हुकूमत चली गई। तो ये है कि ये सिर्फ शोर मचेगा, शोर मचने के बाद ये इन्हीं, जाहिर सी बात है अभी बजट पास हो अगर नहीं होता है तो इसकी वजह ये होगी कि जी पीपल्स पार्टी ने साथ छोड़ दिया, पीपल्स पार्टी अपनी सीटें निकाल के ले गई, हुकूमत तो वैसे ही खत्म हो गई जी। इसमें तो ये रॉकेट साइन क्या है। मगर वही बात है ना कि ये अंडर द टेबल ये सब एक है, ये सब जो IMF का पैसा आना ये आपस में बंटवारा ही होना है। ये थोड़ी कि नवाज शरीफ ही सारा पैसा ले जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है समीना बहन। क्योंकि पीपल्स पार्टी सिर्फ जो उसकी 2, 4, 8, 12, 15 नशिस्तें हैं ना वो उसको बचाने को तुली हुई है कि पूरे पाकिस्तान में आवाम को धोखा, हमेशा से वही बात है कि हम तो कहते चले आ रहे हैं 35 साल 40 साल से ये धोखाबाजी। भुट्टो जिंदा है, कौन सा जिंदा है भुट्टो मेरे भाई, कौन सा भुट्टो जिंदा है मुझे बता दो। उसी का नारे पे वही देहात गांव के लोग जो हैं बेचारे उनकी जमीनों के पेपर रखे हुए हैं, वही ना उनको अंगूठा लगाना आता है, खुद ही अंगूठे लगाते हैं, वही नशिस्तें जीत के आ जाते हैं। सिंध पे तो इनका कब्जा हुआ है। तो अगर इनमें इतना तप्पड़ था तो ये बोलते कि जी हम आपका साथ नहीं दे रहे, हम ऑपोजिशन में जा रहे हैं, 1 सेकंड नहीं लगता। मगर ये जो आपका बजट आ रहा है ये कोई पाकिस्तान का बजट नहीं है, ये IMF का बजट है। ये बजट IMF ने बनाया है, कोई आपके मोहम्मद औरंगजेब जो वजीर खजाना है उनका बनाया हुआ बजट नहीं है।
और ये बजट आप देखिएगा कि ये लाता, ये तो इनके ऊपर खुद एक मुसीबत है समीना बहन, ये अपने ऊपर खुद मुसीबतें लेते हैं। इनको अल्लाह की मार है इन लोगों को। ये बजट आने तो दें अभी आप, बजट पास बिल्कुल होगा, कोई ताकत अल्लाह के अलावा कोई ताकत इस बजट को नहीं रोक सकती। तो अभी तो कहा है जैदी भाई ने कि हर सूरत हो जाएगा। ये शोर हमेशा हर दफा ही मचता है, हर नई हुकूमत आती है शोर मचता है, मगर इसी तरह पास करवा दिया जाता है। एक कॉल आनी है, सिर्फ एक कॉल आनी है बस। वो कॉल कहाँ से आनी है वो आप भी जानती हैं। एक कॉल आएगी कि बजट पास करो, सारा बजट पास होगा। जहां तक मैं वही बात वापस इमरान खान पे आ रहा हूँ कि आपने कल की इमरान खान की आपने हेयरिंग भी सुनी होगी। उसने यही कहा कि भाई ये जो नैब का इदारा है, ये सारी बातें, उसने कहा कि इनको आज सुप्रीम कोर्ट यानी वो हायर करे कि जी नैब का कौन बनेगा, क्योंकि जिसकी हुकूमत आती है वो अपना आदमी लेके आता है, ऑपोजिशन वालों पे वो हाथ डालता है। क्योंकि समीना बहन ये मुल्क इस तरह चलने वाला किसी सूरत भी नहीं है, किसी सूरत इस तरफ चलने वाला नहीं। अगर अभी तो चल रहा है ना इसी तरह हुकूमत, अभी तो चल रहा है ये मुल्क। समीना बहन मुझे एक बात बताइए, तो मैं आपके लास्ट फ्राइडे परसों के प्रोग्राम में मैं सुन रहा था कि डिब्बों में पैसे रखे हुए हैं, क्या संदूकों में पैसे रखे हुए हैं, बोरियों में पैसे रखे हुए हैं। तो यार मैं तो पागल हूँ यहाँ पे यार समीना बहन के, मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो पाकिस्तान चला जाऊं कि भाई इससे खुशहाल वाला। पाकिस्तान जाके क्या, पाकिस्तान के लोग तो बाहर आना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं पाकिस्तान चला जाऊं। तो भाई तो आप ही ने परसों आपके प्रोग्राम में मैंने सुना ना कि लोगों के पास इतना पैसा है कि 2 करोड़ क्या है। मुझे बात बताइए आप, अकील करीम डैडी के जब वहाँ पे रमजान आता है, अकील करीम डैडी के घर के ऊपर 36 किस्म के सिर्फ शरबत होते हैं, 36 किस्म के। तो आप क्या, अगर अकील करीम डैडी के घर पे 36 किस्म के शरबत बट रहे हैं तो इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान में बट रहे हैं। अपने अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं कि मैंने पूरी कोशिश की। कि अगर कोई 2 करोड़ की गाय तुम किसी यूनिफॉर्म वाले को भेजाओ, पहने हुए हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं इनकी। ठीक है, हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इसके बावजूद यही तो कह रही हूँ। आप ये देखें ना बजट कैसे निकाला है, तूफान लोगों पे गिरने वाला है, महंगाई का कहा जा रहा है कि वो देखे ना पीपल्स पार्टी के खुद कारकुन बैठ के कह रहे हैं कि जी हम आवाम के सामने कैसे जाएंगे, आवाम को कैसे मुंह दिखाएंगे। जो हकीकत है ना पाकिस्तान की, वो हकीकत ये है। अच्छा सर ये बताएं कि कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है वहाँ पे और फिर रोकने की कोशिश की जा सकती है, क्या कहते हैं? मिडिल क्लास पाकिस्तान में नाम की चीज खत्म हो चुकी है कि ये कहना कि जी बहुत पैसा है और ये है और वो है। आप खुद कह रही हैं कि भाई लोग आने को तैयार बैठे हुए हैं। क्यों, वजह क्या है कि भाई पाकिस्तान, समीना बहन किस तरीके से लोग जिंदा है वहां पे, आप नहीं समझ सकती हैं समीना बहन इस बात को कि ये बजट जो है ये पाकिस्तान की तारीख का वर्स्ट तरीन बजट होगा और इस बजट के असरात आप। मगर अभी जैदी भाई ने कहा कि हमेशा ऐसे ही आता है और ऐसे ही शोर मचता है और ऐसे ही पास हो जाता है। समीना बहन इस बात से एग्री करेंगे नहीं करेंगे आप? नहीं मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो बजट जो इससे पहले आता था यही भले पीडीएम हुकूमत लेके आती थी, वो हुकूमत का बजट होता था। ये बजट IMF ने बनाया है समीना बहन, उन्होंने अपनी वसूली करनी है और वो वसूली कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नवाज शरीफ, इमरान खान या जरदारी नहीं देंगे, वो आपकी गरीब आवाम से वसूल होगा पैसा। जो तनख्वाहें बढ़ रही है, जो टैक्स लगाया जा रहा है वो भी गरीब आवाम पे ही ज्यादा लगाया जा रहा है टैक्स। अब गरीब आवाम पे टैक्स कैसे देगी गरीब आवाम? बेचारी वैसे ही पिस रही है तो टैक्स कैसे देगी? जिसकी सैलरी नहीं है, तनख्वाह नहीं है, कहाँ से देगी? सेल फोनों पे टैक्स लगाया जा रहा है तो सेल फोन पे बेचारा रक्षा वाला जब सेल फोन यूज करता है, किसी को बिठाता है पर अपने साथ सवारी को, तो वो कहाँ से टैक्स देगा? सेल फोन कैसे खरीदेगा? किस तरह? उसकी तो रेंज से बाहर हो जाएगा। जो आज सारे टैक्सी वाले, रक्षा वाले, ऊबर चलाने वाले, उनके पास सेल फोन होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। तो आपने तो गरीब तबके को भी मारने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो फिर आप किस तरह मुल्क चलाएंगे? आपको तो हुकूमत, जिस तरह वो पीपल्स पार्टी ने कहा कि इनको हर सूरत हुकूमत इनसे नहीं संभाली जा रही, इनको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, ये उनके कारकुन ने कहा। तो ये पहले सबसे पहले कदम खुद उठाए ना पीपल्स पार्टी। जब पीपल्स पार्टी छोड़ देगी तो ऑटोमेटिकली हुकूमत गिर जाएगी। ये तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सिर्फ नंबर गेम, ये सिर्फ ड्रामा कर रहा है, अवाम को बेवकूफ बनाने का ड्रामा है, ये अवाम को बेवकूफ बनाने का ड्रामा है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अब आप चौधरी साहब को लेने हैं, किसी को ले लें? फिर मैं चौधरी साहब को नहीं ले रही हूँ, मैं अभी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो फिर इंशाल्लाह चौधरी साहब को भी लूंगी, महमूद भाई की भी बात सुनूंगी और चौधरी साहब की भी बात सुनूंगी। मगर एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं जाएगा, साथ रहेगा। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं।
आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law,
every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। मेरे साथ कॉलर मौजूद है, मैं ले रही हूँ चौधरी साहब का मैसेज। कुछ भी कुछ बोलना चाहते जी चौधरी साहब? हाँ समीना, देखें, सबसे पहले बात कर लें, ये तो एंकर साहब हैं, इनको जाने से रोक लिया गया जी। इनका मसला ये है कि ये गिरफ्तार हुए थे, इनको छोड़ा गया और उसके बाद से कुछ अर्सा खामोश रहे, लेकिन फिर इन्होंने जो है कुछ एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं, वो उनका तो कहने का ये है कि 2022 में भी वो जाना चाहते थे हज करने के लिए, फिर 2023 में भी, अब 2024 में भी उन्होंने बड़ी कोशिश की। कोशिश करने के बाद हज पे जा रहे थे, उन्होंने कहा मुल्क में वापस आऊंगा तो फिर इसके बाद अपनी पेशी दूंगा। तो उनको क्यों रोका गया? सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर। नहीं, वो इसलिए रोका गया है कि इनका ताल्लुक पीटीआई से है, ओपनली पीटीआई के लिए, ये पीटीआई की फेवर में बात करते हैं, इमरान खान के हक में बात करते हैं। तो यानी कि अगर पीटीआई के हक में कोई भी बात करेगा तो उसको इसी तरह गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसकी फैमिली को टॉर्चर दिया जाएगा? नहीं है, क्योंकि ये इनका काफी सीरियस हो गया था और काफी सख्त अल्फाज भी इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो इनका खर्चा ये जाहिर हो रहा था कि ये जाने के बाद जो है, बात सुनने में ये आ रही है कि इनकी शायद वहां से उम्रे के बाद किसी और कंट्री की टिकट कंफर्म थी, जो कि हसास वालों को पता लग गई या जो भी है, तो इस वजह से इनको रोका गया है। चांसेस ये थे कि ये जाने के बाद, अगर फर्ज करेंगे सर जैदी, अभी आपकी बात चौधरी साहब मान भी लेते हैं कि हसास इदारों को पता चल गया कि कहीं और निकल जाते हैं हज करने के बाद, जो ऐसे उन्होंने कहा है कि मैं उनकी वीडियो भी आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, आप सुनिए और देखिए टीवी पे, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि है ना वो बात उनमें कितनी सच्चाई है या आप लोगों की बातों में क्या सच्चाई है। हम ये दोनों आप सुनने के बाद ये अंदाजा लगाएंगे। मगर अभी जैदी भाई ने कहा कि अगर ऐसा कौन सा ऐसा शख्स था, अगर वो चला भी जाता तो मुल्क को क्या नुकसान पहुंचता, नुकसान क्या पहुंचता अगर जाने के बाद वो वापस नहीं भी आता, तो क्या फर्क पड़ता, हुकूमत को क्या फर्क पड़ता है इसके अंदर? हुकूमत अपने लिए बुरा कर रही है। अगर हुकूमत इनको जाने देती, अगर ये चले भी जाते बाहर, तो हुकूमत को कोई फर्क पड़ने का नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जिसका तो इनको यानी कि आप सोचे ना कि वो जैदी भाई के बहौल के इनको एक बहुत बड़ा हीरो और बहुत बड़ा लीडर बनाने में किसका हाथ है? इन्हीं लोगों का हाथ है ना कि उनको पर इतना ज्यादा वो किया जा रहा है काम। देखें, ये बड़ा सहाफी बना दिया जी। देखें, ये इस्टेब्लिशमेंट के आदमी रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने ही इनको बनाया है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए ही ये काम करते थे। अब जब इस्टेब्लिशमेंट से इनके मसले खराब हो गए तो अब इनको ये टाइम तो देखना पड़ेगा, वरना ये यस सर करके रहते तो अच्छे रहते। जो इनको कहा जाता वो करते अच्छे, तो पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है, जो यस सर करके रहेगा वो सही रहेगा। और अब जो इन्होंने मुखालफत में कुछ ज्यादा बातें कर ली हैं, तो इस वजह से इनको पर ये टारगेट है। दूसरी चीज जो बजट है, बजट तो हम बचपन से ऐसे ही देख रहे हैं, शोर होता है और बजट जो है अप्रूव होता है, और पीपल्स पार्टी जो बातें कर रही है बजट के बारे में, ये तो बहुत ही दोगले किस्म के लोग हैं, ये बहुत ही करप्ट किस्म की पार्टी है। ये जो है बजट पास कराने में सब में आगे यही होंगे, बजट पास कराने में, लोगों को गला दबाने में, लोगों का आवाम को लूटने में। इससे ज्यादा गंदी पार्टी कोई पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है पीपल्स पार्टी की। शायद आप लोगों को पता नहीं है कि इन्होंने अभी तो आपको लग रहा है कि ये बजट पास हो जाएगा या इसी तरह हंगामा जारी करने के बाद पास हो जाएगा? बजट पास क्यों नहीं होगा? बट देखिए, इस वक्त जो है आप लोग बाहर हैं, मैं यहाँ अंदाजा लगा सकता हूँ, जो बड़े शहर का बता रहा हूँ मैं, सिर्फ जितने पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, लाहौर हो गए, कराची हो गए, फैसलाबाद हो गए, इस्लामाबाद को छोड़ के, यहाँ जो है तकरीबन जो सर्वे के मुताबिक 52% लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 25,000 से 35,000 है। और उसमें कैसे सरवाइव कर रहे हैं, और इसमें मोर देन 80% ऐसे लोग हैं जो कि
इनकी तनख्वाह ये है और वो किराए पे रहते हैं। 25 से 35-36 हजार उनकी इनकम है, प्लस वो किराए पे रहते हैं। तो अंदाजा लगा लें कि वो सरवाइव कैसे कर रहे हैं लोग। और इनको लूटामारी से फुर्सत नहीं है गवर्नमेंट को। इनको अपने जो ये तो पक्के पक्के चोर डाकू है ना, ये पॉलिटिशियन जितने भी हैं किसी भी पार्टी के लिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये नून लीग ले लें आप, पीपल्स पार्टी तो खैर इसको तो शुमारी न करें पीपल्स पार्टी को, ये तो मोस्ट क्रिमिनल पार्टी में से एक है ये लूटामारी में। और अभी इन्होंने किया क्या है, पीपल्स पार्टी ने टैक्स लगाया है। ये बजट के खिलाफ बात कर रहे हैं ना, इनका शायद आप लोगों को पता नहीं है कि इनके जजेस अपने होते हैं। इन्होंने जो अपने जजेस हैं सिंध में इन्होंने जजेस तो अभी जो मीडिया पे ये लोग कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि हम वोटिंग करेंगे इसके खिलाफ, क्या कहते हैं, बजट के खिलाफ हम वोट डालेंगे, हम कैंसिल करेंगे। नहीं, वो साजिश साहब सही कह के गए, वो ड्रामेबाजी करेंगे थोड़ी सी और उसके बाद बजट हो जाना है, सिर्फ एक्टिंग करेंगे। अगर इतने ही वो बजट के खिलाफ थे तो इन्होंने सिंध में किया क्या है? सिंध में क्या, कराची में इन्होंने किया ये है, जो इनके जो गुंडागर्दी से इन्होंने जो मेयर बनाया अपना, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कोर्ट में कि ये बड़ी माली बहरान है और काम नहीं हो रहा है, इसके लिए पैसे चाहिए, तो इसके लिए टैक्स लेना है हमने आवाम से। तो इनको टैक्स लेने के लिए कराची है जी, टैक्स लेने के लिए कराची है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से जो अप्रूवल मिली है, जजों ने फैसला दिया है कि केसी के बिल जो आएंगे उसमें एक्स्ट्रा टैक्स वसूल किया जाएगा कराची में। और वो ये है कि जो 200 यूनिट बिजली यूज करेगा जी, उससे 200 रुपए लिए जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा बिल में टैक्स के नाम पे, जो 200 यूनिट बिजली यूज करेगा। और जो 300 यूनिट से ज्यादा बिजली यूज करेगा वो 400 रुपीज जो है टैक्स देगा। भाई ये कहाँ का रूल है? अगर आप फर्ज करें, अगर आपने लगाए पूरे पाकिस्तान में लगाए, अगर आप सिंध गवर्नमेंट में लगा रहे हैं तो पूरे सिंध में लगाए, ये सिर्फ कराची में क्यों लगेगा? जी, सिर्फ कराची के लिए इन्होंने टैक्स लगाया है कि बिजली के बिल के साथ लग के आ जाएगा। मतलब नौकरी इनको नहीं देंगे आप, एजुकेशन इनकी खत्म करेंगे आप, कुछ भी नहीं देंगे आप इनको, पानी इनको नहीं देंगे आप, बिजली इनको नहीं देंगे आप, गैस इनको नहीं देंगे। और अब जो है ये एक्स्ट्रा टैक्स भी लेंगे गुंडागर्दी से, बदमाशी से। अंदाजा लगा लें फिर तो चीखे। फिर ये हुकूमत चलेगी कितने दिन? आप ये बताएं, हुकूमत कैसे चलेगी? फिर आवाम एक्सेप्ट करेगी इसको? इसी तरह चलती रहेगी, चीख पुकार मचती रहेगी, चिल्ला चिल्ली होती रहेगी? जैसे देखिए कोई मिसाल दूं आपको, जी, आवाम जो है ना, आवाम बहुत डरी हुई है और इतने हालात खराब हैं, इनके खाने पीने का नहीं है आवाम के पास। तो आवाम इतनी डरी हुई है कि इनके खाने पीने का नहीं है, ये रोड पे कैसे आए? खुदा ना खास्ता कोई एक पकड़ा जाता है तो उनके घर में तो खाने पीने को नहीं है, पकड़ा जाएगा तो लाखों रुपए तो पुलिस मांगती है छोड़ने के। तो आवाम सहमी भी है, आवाम रोड पे नहीं आ रही है कि खुदा ना खास्ता कोई घर का एक अफराद पकड़ा गया तो हमारे पास तो ऑलरेडी खाने के लिए नहीं है। और सियासी पार्टियां तो यूज करती है ना, यूज करती है, जब कोई पकड़ा जाता है फिर उसको डिसऑन कर देती है, कहती है नहीं हमारी पार्टी नहीं है। इस ज्यादातर पार्टियों का यही हाल है। जैसे पीटीआई ने भी यही किया, बहुत से लोगों को डिसऑन कर दिया, नहीं हमारे नहीं है, आप इनको सजा दें, कोर्ट में केस चलाएं, किसकी बात है की गए उन्हीं के कहने पे प्रोटेस्ट करने के लिए। अब वो रंग कुछ भी हो गया, क्या हंगामा हो गया या अटैक हो गया कहीं, तो लेकिन उन्होंने मीडिया पे तो डायरेक्टली कह दिया कि ये हमारे लोग नहीं है। चलें अब जरा महमूद भाई की तरफ से, महमूद भाई से भी पूछते हैं। जी महमूद भाई क्या कहेंगे आप? चाची साहब इस फोन पे आ जाएंगे, वो उस फोन पे आवाज क्लियर नहीं आती आपकी। जी जी महमूद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी बात ये है, अब ये इन बातों का तो खैर आपने सही कहा कि किसी के ऊपर तबसरा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं ये सारी बातें इतना 15-20 मिनट जाया की है, ना इसका सर था ना कोई पैर था, लटका का बात ये है एक्चुअली बात ये है, मैं आपको बताता हूँ क्या बात है। जी बात यह है कि जो आज एक ऑर्डर पास हुआ है जिसके तहत जो आपकी मिनिस्ट्री है इंटीरियर,
उसने जितने भी लोगों ने रिफ्यूजी और असाइलम क्लेम किया हुआ था ना बाहर के मुल्कों, सबके पासपोर्ट और उनके शनाख्ती कार्ड जो है वो कैंसिल कर दिए। आप अंदाजा लगा लें कि आपकी कितनी बड़ी पॉपुलेशन जो यूरोप में और इधर उधर समाई हुई है, और हमारे कितने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, बड़े बड़े हमारे सहाफी हैं जिन्होंने यहाँ पे आके, बड़े बड़े लीडरों ने, बिजनेसमैनों ने यहाँ पे आके असाइलम और रिफ्यूजी क्लेम किया हुआ है, और उनके पेपर भी सीधे हो गए हैं, कईयों के पासपोर्ट बन गए हैं, कईयों के ये वो। अब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिसीजन ली है उसके मुताबिक जिस जिसने रिफ्यूजी क्लेम किया हुआ था, चाहे वो किसी भी स्टेटस में है, उसका पासपोर्ट भी कैंसिल हो जाएगा, उसकी दैट मींस ही कैन नॉट गो बैक टू पाकिस्तान बगैर वीजा। वीजा वैसे इशू नहीं होगा, जाएगा तो उसके पकड़ दकड़ होगी कि भैया आप तो रिफ्यूजी बन के गए थे, आप अब क्या लेने आए हो, आपने तो असाइलम क्लेम किया हुआ था, आपकी तो जान को खतरा था, आप क्या लेने आ रहे थे, नई इंक्वायरी में फंसेगा। प्लस उसकी जायदाद नहीं रहेगी क्योंकि वो पाकिस्तान का ना सिटीजन है ना वो शनाख्ती कार्ड होल्डर है। आप अंदाजा करें कि अब मिसाल ले लें किसी को भी, हमारे चौधरी साहब की जो पार्टी है MQM, अब उनके जितने भी लीडरान हैं, जितने भी चोर डाकू, जितने भी दहशतगर्द कातिल थे, वो ड्रिलें चलाने वाले और वो लोगों को बोरियों में बंद करने वाले, वो मार दार के, कोई इस्लामाबाद में बैठा है, कोई साउथ अफ्रीका चला गया, कोई इंग्लैंड बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है। कनाडा में बेशुमार है जिन्होंने असाइलम क्लेम किया हुआ, जो है ना वो अप्लाई किया हुआ है, गवर्नमेंट से अच्छे वाले पैसे ले रहे हैं और जनाब वो प्राइवेट काम भी कर रहे हैं, अव्वल तो जरूरत ही नहीं, वहीं से भत्ता आ जाता है। बात ये है कि ये अब सारे लोग ट्रबल में आ जाएंगे क्योंकि इनके पासपोर्ट भी कैंसिल हो जाएंगे, अब ये स्टेटलेस हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने मिसाल के तौर पे इनको, इनका केस कहती है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के भी सॉरी आपके केस में जान नहीं है, लिहाजा आपको ये नहीं मिलती, आपको ये रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो बंदे स्टेटलेस हो गए, ना उनके पास डॉक्यूमेंट होंगे कनाडा के, ना उनके पास डॉक्यूमेंट होंगे। अरे भाई महमूद साहब, ये चौधरी साहब की पार्टी आपने कहाँ से डाल दी? चौधरी साहब के बगैर आपका जो है, हम तो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते भाई, ये आपकी पार्टी हो गई, आपकी पार्टी ने दहशतगर्दी की है PTI वालों ने, हम कहाँ से आ गए इसमें भाई? अगर MKM वाले होंगे तो आपसे पहले MKM में आपकी पार्टी है, वो हमें क्या करना दहशतगर्दी से भाई? भाई साजिद भाई नहीं है, शुरू से आप जो है एक दहशतगर्द। रुक जाए, सैयद साहब भी आ गए वहाँ से, कैलगरी से भी मेरे साथ एक कॉलर है जी। उसके बाद आके आप PTI में दहशतगर्दी कर रहे हैं, अभी आके एक सेकंड चौधरी साहब, मेरे साथ सैयद साहब है, उनकी भी ले लूं जी। सैयद साहब देखें यार, इनकी जो बातें सुना करें कि चौधरी साहब की पार्टी, चौधरी साहब कोई पार्टी बनाने बैठे हुए क्या है? चौधरी साहब ने तो बताया ये दहशतगर्द पार्टी तो PTI है, जो कि तालिबान के सपोर्ट में लेके पूरे पाकिस्तान, अरे फिर साथ ही लग गए कर दिया इन्होंने, ये है दहशतगर्द असल में। आप जरा खामोश हो गए तो दूसरा, अरे खामोश क्या हो जाए यार, फालतू बातें हो रही थी उस वक्त, आपकी आवाज कहाँ दबी हुई थी? मैं आपको उस वक्त आवाज दिया थी। चौधरी साहब कह रहे हैं कि फालतू बातें हो रही थी, जब आपकी आवाज कहाँ दबी हुई थी? आवाज दबी हुई थी आप या घूंघट में चले गए थे आप? नहीं फालतू बातें नहीं करो ना, आप फालतू बातें नहीं करो, फालतू बात आप कर रहे हो। नहीं फालतू बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फालतू बात ही आपके जोड़ीदार कर रहे थे, ये महमूद साहब है, चौधरी साहब का नाम लेके चौधरी साहब ये हालांकि दहशतगर्द खुद नहीं है, कनाडा भत्ता वसूल करके ये कनाडा भागे हैं, ये बकवास कहते हैं, ये बकवास छुट्टा है, आप बकवास छुट्टे हो, आपका नाम है बकवास। और नहीं भाई आप बकवास कर रहे हो, आप लोग ये ग्रुप है, ये बकवास करने आता है भैया, ये बकवास करने आता है, ये दहशतगर्दों का टोला है विद तालिबान, ये तालिबान के साथ मिलके पूरे मुल्क में दहशतगर्दी करता है, मुल्क मुखालिफ एक्टिविटी में हिस्सा लेता है और कुछ। अरे भाई आप देखे ना, एक सेकंड के लिए एक आवाज नहीं समझ में आ रही किसी की भी मुझे। पूरा सूबे दहशतगर्दी बनाई हुई है इन लोगों ने, गवर्नर को कहते हैं कि निकाल देंगे हम, ये कहते हैं दहशतगर्द ये होते हैं, दहशतगर्द होते हैं जो फौजी तंसीबात पे जहाजों पे हमले करते हैं, दहशतगर्द वो होते हैं जो के गवर्नर हाउस पे हमला करते हैं, दहशतगर्द वो होते हैं जो GHQ पे हमला करते हैं। तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा, बकवास तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा,
चौधरी साहब प्लीज इनको बात करने दें, फिर इसके बाद मैं आपकी तरफ आती हूँ। बात क्या करने दो इनको भाई, इनको बात क्या करने दो इनको, इन लोगों का कोई बात होती है? वो एक आए कि जनाब वो चौधरी साहब की पार्टी है। चौधरी साहब की कौन सी पार्टी भाई? पार्टी तुम्हारी थी, भत्ता तुम जमा करते थे वहाँ। एक आदमी पैंट पहन के घूमता था, पीली पैंट पहन के, एक आदमी भत्ता जमा करके भागा है। और चौधरी साहब ने ये बातें बताई हैं क्या? कभी बात करना भी तो सीखो कि इंसान से बात करना क्या सीखो यार, कोई ABCD सीख लो यार, कोई तौर तरीका सीख लो यार। रोजाना वही ड्रामा चाहे आपकी पार्टी, अरे यार आदमी बनो यार। चले 1 मिनट के लिए आप खामोश होंगे तो चौधरी साहब मैं उनकी बात लूंगी, फिर इसके बाद आपसे लेती हूँ। जी सैयद साहब, आप भी चौधरी साहब का नाम लेना बंद करें और अपना मैसेज दें। मैंने बोल दिया चौधरी साहब के चौधरी साहब का नाम लेना बंद करें, अपना मैसेज दें प्लीज। अपना तजिया दें, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। यकीनन मैं उनसे यही तजिया ले रही हूँ। 1 सेकंड के लिए आप चुप हो। जी बोले। बात नहीं करें, अपना तजिया दें और अपने घर में बैठे। ठीक है, मैं इनका तजिया तो ले तो लूं, आप खामोश होंगे तो तजिया लिया जाएगा। फौजी तंसीबात पे हमले करो, पाक फौज को बुरा बोलो, सोशल मीडिया इस्तेमाल करो मुल्क के खिलाफ, यही दहशतगर्दी करो तुम लोग। उसके बाद बहुत पासा बनते हो आप लोग। ये कौन सा चौधरी है जो महाजिर होकर अपने आप को चौधरी बोल रहे हैं? ओ भाई महाजिर चौधरी क्या महाजिर नहीं होते क्या यार? ये क्या यार, एक तो बड़ी तकलीफ है कि चौधरी है तो महाजिर है, क्या है इसमें, क्या तकलीफ है आपको यार? अगर चौधरी भी है महाजिर है कोई, तो आपको आपको किसी की जातियात से क्या मसला है भाई? मुझे लग रहा है इनको बहुत ज्यादा जातियात में मसला है। 1 सेकंड के लिए अगर चौधरी साहब आप खामोश हो सकते हैं प्लीज, अगर 1 मिनट के लिए आप खामोश हो जाएं प्लीज। ये मुतासिब किस्म के लोग हैं, ये दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, ये दुनिया में कहीं भी रह लेंगे। इनके वो है ना, मिसाल दी है ना कि इनको पाइप में डाल के रखो, 100 साल बाद निकालोगे, ये तासुब ही निकलेंगे। तो ये तासुब ही है, ये 100 साल पाइप में डाल के रखो इनको, 100 साल ये वही निकलेंगे जो ये कर रहे हैं अभी। बकवास प्रोग्राम कर रहे थे, दवाई जोड़ीदार आया था बकवास करने के लिए। अपनी बकवास अपनी बात अच्छा करो ना, अपनी बकवास। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि चौधरी साहब का कुछ लेना देना नहीं है, मगर सैयद साहब आपने अपना मैसेज देने के बाद आप चौधरी साहब पे चढ़ाई की आपने, आपको अपना मैसेज दे जाए। 1 सेकंड रुक जाए। मेरे साथ जो है ना मौजूद है कैलगरी से जावेद साहब। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, क्या हाल है आपका? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है तो अच्छा, तो आज आप बताएंगे जो बजट पास होने जाएगा तो होगा या नहीं होगा, और मुस्लिम नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात हो गए, आप क्या देखते हैं इस सिलसिले में? क्या कहेंगे, ये सब ड्रामा है या हकीकत है? ये बहुत बड़े ड्रामे हैं। पाकिस्तान में बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में सारे ड्रामेबाज हुक्मरान हैं, एक से एक बड़ा क्रिमिनल, एक से एक बड़ा लूटर। आप सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, ये लोग तो झूठे हैं जो इनकी तारीफें करते हैं, समझी हैं? एक बंदा भी अल्लाह का मानने वाला नहीं है जिसको खुदा का खौफ हो। अरबों रुपया खरबों रुपया इन लोगों ने बाहर वाले मुल्क में डाला हुआ है, और अब पाकिस्तान की आपके सामने हर चीज बिक रही है कि नहीं बिक रही है? बिक रही है ना जी। ये क्या हो रहा है? ये सारे पैसे इनके पेट में जा रहे हैं जहन्नम में, इनका अभी पेट नहीं भरा खरबों रुपया लूट के भी, और अभी भी भागते चोर की लंगोटी ही सही, ये लूट मार में लगे हुए हैं और मुल्क की हर चीजें बेच रहे हैं। शहबाज कभी उधर जाता है, कभी कतर जाता है, कभी चाइना जाता है, और सबसे भिखारिया की तरह जाके कहता है हमसे जो मर्जी ले लो। ये पाकिस्तान की हर चीज बेच रहे हैं, फिर उन्होंने बाद में लोग वापस करना नहीं है तो उन्होंने बाहर चले जाना है, फिर कोई ना कोई दूसरा मुल्क ही टेक ओवर करेगा, अल्लाह हाफिज कर देंगे फिर। एक बड़े जालिम लोग हैं, इनको खुदा का खौफ नहीं है। अगर 25% नवाज शरीफ और 25% ये जरदारी ये अपने लूटे हुए पैसे का दे दें तो ये पाकिस्तान का कर्जा ही उतर जाता है। ये 1 रुपया नहीं देने वाले, ये जहन्नम की आग में जलेंगे पूरे खानदान। ये दोनों बड़े डाकू हैं, इन्होंने मुल्क गरीब मुल्क का पैसा लूटा है, सही है कि नहीं? सबको पता है ना। ये बस आपस में इन्होंने ड्रामेबाजी करते हैं और कुछ नहीं, अंदर से दोनों एक से एक बड़े शैतान हैं। मैं बात करूं थोड़ा सा,
जी बात करें। जी सर। देखिए मैं आपसे सिर्फ इतना बोलता हूँ, किसी को आप दहशतगर्द बोलते हैं, वही दहशतगर्द जमात ऑपोजिशन में बैठी हुई है। अगर वो दहशतगर्द जमात होती वो ऑपोजिशन में कभी नहीं बैठती। हम उसको ऑपोजिशन में कभी बैठने देते ही नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जितने 200 केस में से 2 या 3 केस रह गए, सारे केस खत्म हो गए। जितने सियासी केस बनाए गए थे वो सारे केस बिखर गए। अब आप ये कह रही है पीपल पार्टी और नून में फूट पड़ गई। ये है नूरा कुश्ती। ये नूरा कुश्ती हम पिछले 35 साल से देख। कभी वो उसकी माँ की तस्वीरें जहाज से भेजते हैं, कभी वो कहता है मैं इनको घसीटूंगा सिंध की जमीन पर, गले से उनके पैसे निकालूंगा, पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, माइकों को गिरा देता है। ये सारा एक बहुत बड़ा ड्रामा है। पब्लिक जो है वो बेचारी परेशान है। सुबह बंदा उठता है, उसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, किसी के बाद मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है, उसकी टायर पंचर है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, दवाइयां है नहीं, सारी दवाइयां 2 नंबर बन रही हैं। आप मुझे बताइए, सबसे पहले तो हमारा सिस्टम बिल्कुल खराब चल रहा है। उस सिस्टम के अंदर फिर आप बिल्ले को कहते हैं दूध की रखवाली करो। तो मुझे बताइए, आप बिल्ला अगर दूध की रखवाली करेगा तो फिर उस मुल्क का क्या हाल होगा? आपका एक प्राइम मिनिस्टर जानता है कि उसने बाबरी मस्जिद तोड़ा, एक शख्स ने कश्मीर के ऊपर इतना जुल्म कर दिया, उसने तबाही मचा के रख दी। आप उसको फूलों का गुलदस्ता मुबारकबाद भेज दे प्राइम मिनिस्टर बनने के ऊपर। आपको यह एहसास नहीं है कि उसने जो जुल्म के पहाड़ तोड़े थे आपके मुसलमान भाइयों पर, उसने क्या गुजरी? ये उनके पार्टनर हैं। आपकी अल्लाह की मस्जिद को जिसने तोड़वाया, बाबरी मस्जिद, उसको आपने मुबारकबाद दी है। क्या क़यामत के दिन आपने अल्लाह को फेस नहीं करना? क्या उसको जवाब नहीं देना? या अल्लाह आपसे पूछेगा नहीं कि वो मेरा घर तोड़ रहा था और तूने उससे मुबारकबाद दी? वो तेरे भाइयों को कत्ल करवा रहा था, तूने उसको मुबारकबाद दी? उसने जुल्म किया, तूने उसको मुबारकबाद दी? क्या नवाज शरीफ से अल्लाह नहीं पूछ सकता? एस्टेब्लिशमेंट नहीं पूछ रही, कोई नहीं पूछा, चलो नहीं पूछ रहा, लेकिन अल्लाह के पास तो अख्तियार है पूछने का इन लोगों से कि जब जुल्म हो रहा था तो तुम लोग खामोश क्यों थे? क्यों बैठे हुए थे? सुपर पावर, न्यूक्लियर पावर तुम्हें क्या हलवा खाने के लिए बोला है? लुकमा बन चुके हैं, मर चुके हैं, आवाज तो उठाओ, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। कब बोलोगे? जब तुम्हारे भी काम खत्म हो जाएगा, जब बोलोगे। यार किसी को कुछ नहीं कर सकते, हमदर्दी के 2 लफ्ज ही बोल दो। कम से कम इतना तो बोल दो कि अल्लाह के घर क्यों तोड़ा तूने? मैं तुझे मुबारकबाद क्यों दूं कि तूने अल्लाह का घर तोड़ा, तूने बाबरी मस्जिद को तोड़ा और वहां पे फिर मंदिर बनाया। इतना जुल्म इस शख्स ने किया है जो आरएसएस का चीफ है, और वो जाली इलेक्शन पे प्राइम मिनिस्टर बन गया। तू उससे मुबारकबाद दे रहा है, तू उसे अपने घर में शादी के लिए बुलाता है, बगैर इंटेलिजेंस, बगैर उसके रिपोर्ट के, वो बगैर वीजे के आके बिरयानी खा के और आम की पेटियां लेके चला जाता है। ये पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर है? ये मुल्क इस तरह चलाया जाता है? सारे आपके केसेस एनआरओ में खत्म हो जाते हैं, 2 दिन में आपके सारे केस खत्म हो जाते हैं। फिंगरप्रिंट के लिए आपको जो आपको एम्बेसडर जाके आपको रिसीव करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। यार लॉ है किधर? हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? 30% से 35% एजुकेशन है पूरे पाकिस्तान में। जहालत की इंतहा हो चुकी है। चौधरी सिस्टम खत्म नहीं हो रहा, जागीरदारी सिस्टम खत्म नहीं हो रहा, वडेरा सिस्टम खत्म नहीं हो रहा, लांचों से पैसे बराबर जा रहे हैं। सिंध में तबाही मची हुई है, आपके कुत्ते काटते उसकी दवाई नहीं है आपके पास। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। इन्होंने कंप्लीट कर लिया। नहीं, मेरा हाल कंप्लीट हो गया उनका। इनका कंप्लीट हो गया, अब आप बोल लें सर। अच्छा, तो इनको तो पहले ये बता दीजिएगा कि 2019 में ये जो थे ना, अभी कौन साहब थे ये पुलिस वाले भाई अपने सैयद साहब जी, तो 2019 में इमरान खान ने भी मोदी को मुबारकबाद दी थी, और उसका वो ट्वीट मैंने आपको भेज दिया है अभी। आप जरा प्लीज उनको भेज दीजिएगा सैयद साहब को। सैयद साहब अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा ले आप। 2019 में इमरान खान ने भी मोदी को मुबारकबाद का पैगाम भेजा था, वो मैंने भेज दिया आपको। मान लिया आपकी बात। इमरान खान को भी मैं कहता हूँ उसको मुबारकबाद देनी चाहिए, आपको तनकीद करना चाहिए। अरे भैया उसने किया था तो उसने कर दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं?
आप भी ना कह सकते हैं गलत किया, लेकिन आप झूठ के लाए भाई ये कि भाई जरा नहीं, आप न्यूट्रल बात करें, इस प्रोग्राम में न्यूट्रल बन के बात करें, ये गलत हुआ। मैं बात सुनो, जब दुनिया ये फॉरेन फॉर्मेलिटीज होती है मेरे भाई, भड़को नहीं, सीखो थोड़ा फॉरेन पॉलिसी सीखो, फिर बात करो। वो है, आप तो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे, आपका शनाख्ती कार्ड भी है। ओ यार बात तो सुनो ना, ये फॉर्मेलिटीज होती है यार, ये फॉरेन ऑफिसर्स की फॉर्मेलिटीज होती है भाई। 2 लाइन का इसने अगर कांग्रेचुलेशन भेज दिया तो उसको तुम भड़क रहे हो, और उसने 10 लाइन का भेजा था इमरान खान ने, जब आपको कोई गुस्सा नहीं आया था। एक फॉर्मेलिटी पाकिस्तान के फाउंडेशन की भी होती है और इस्लाम के अरकान की भी होती है। वो फॉर्मेलिटी आपका मेरा कौन बात करेगा कमर से आगे, उसकी भी तो फॉर्मेलिटी पूरी करो। तो उसने भी तो भेजा था ना, उस पर क्यों नहीं भड़क रहे हो? अरे मैं आपसे मैं भड़कने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसूली बात कर रहा हूँ। जब इंसान को एक स्टैंड लेना चाहिए, अपने दीन के ऊपर स्टैंड बहुत जरूरी होता है। जिस दीन के लिए दुनिया में भेजा गया था। आपकी बात कंप्लीट हो गई तो मैं करूं। मेरी बात तो बहुत भी कंप्लीट हो गई। आप ट्विटर ढूंढते रहते हैं, कहीं से कुछ इमरान खान की कोई खामी नजर आए और आप समीना जी को फौरन शूट कर दें। बस मैं याद दहानी करा देता हूँ आप लोगों को यार, याद दहानी करा देता हूँ। आप लोग सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक चलाते हो। आप ऐसी बात करो कि भैया ये गलत हुआ है, इस तरह होना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। अब इमरान खान ने 2019 में अच्छा आप ये बताएंगे जो बजट आया है इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, जरा इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आप? जी अच्छा इनको चुप तो कराए ना, वो चुप हो गए। अच्छा देखिए, बजट तो बड़े आराम से पास हो जाएगा। सरकारी मुलाजिम बहुत खुश हैं, उनके 25% उनकी सैलरी इंक्रीज हो गई है। बजट बिल्कुल आराम से पास होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये जो हंगामा हो रहा है, इतना ज्यादा हंगामा आ रही है, सब ड्रामा है सारा कुछ, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, आवाम को बेवकूफ। मैंने ऐसे कोई भी हंगामे की मैंने कोई खबर नोट नहीं। अरे आपने नोट क्यों नहीं की? देख लें आप जाके, कितना हंगामा हुआ है वहाँ पे, शोर मचा है, पूरे पेपर छाले गए। पीपल्स पार्टी के लोगों ने आके कहा कि हम किस मुंह से दिखाएंगे अपना आवाम के पास, किस मुंह से लेके जाएंगे। बहुत गलत तरीके से इन्होंने बजट हमसे मशवरा नहीं किया, कुछ नहीं किया और पेश कर दिया। तो आप क्या कह रहे हैं कि हंगामा नहीं हुआ? हंगामा तो बहुत हुआ है। वो असेंबली के अंदर हुआ ना, असेंबली में हुआ जी। हर साल होता है समीना, ये हर साल होता है, ये कोई नई बात नहीं है। और आप देख करके हैरान हो जाएंगी, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान भी इस बजट को सपोर्ट कर रहे होंगे। फिर सब के लोगों पे बिजलियां गिरेगी, सब गर्म तवे पे बैठ जाएंगे। फिर मैंने आपको इसलिए यानी कि आप कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब भी इस बजट को वो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और फिर मोस्ट लाइकली वो भी सपोर्ट करेंगे। अच्छा ये बताएं कि इनकी पार्टी ने बजट को सपोर्ट किया है कि उसके खिलाफ गई है? आपकी पार्टी ने सपोर्ट किया है कि क्या किया है? मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैंने कभी किसी पार्टी को सपोर्ट करते हुए देखा आपने मुझे? यार मेरी समझ में नहीं आती, एमकेएम वाले अपने आप को पार्टी से हमदर्दी भी रखते हैं और अपने आप को पार्टी का बंदा कहते भी करवाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एमकेएम का बना दिया। अच्छा समीना, मैं अभी जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मुझे आपसे एक एतराज है जी। हाँ बोले इनको चुप कराए ना। अरे महमूद भाई एक सेकंड प्लीज। जी बोले। पिछले मौजू पे बात कर रहा हूँ, बजट पे बात करने के लिए मैंने फोन नहीं किया। बजट अभी जब पास हो जाएगा फिर हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, अभी तो सिर्फ पेश हुआ है। पेश होने पे ही तो देखे इतना हंगामा हुआ, पास होगा तो कैसे होगा, यही तो सवाल था सबसे मेन। अगर हंगामा हुआ तो इसका मतलब पास नहीं हो सकेगा, ठीक है? चल अच्छा, मैं जिस मौजू पर आपको फोन करने के लिए मैंने किया कि आपने इस गिरे तीतर की वीडियो क्यों लगाई हुई है? और आपने अगर इस गिले तीतर की वीडियो लगाई है तो आप इसको दोनों वीडियो लगाए ना। हाँ ये तो नहीं, मैं दोनों वीडियो लगाऊंगी ना। आपने क्या कहा, मैं सारी वीडियो तो चल रही है, मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए लगाई है कि देखिए वो एक हज करके एहराम बांधा हुआ शख्स था इमरान रियाज खान, तो उसको क्यों रोका गया और क्यों नहीं जाने दिया हज करने के लिए? वो तो अल्लाह लब्बैक पढ़ता हुआ जा रहा था ना, एक अल्लाह का नाम लेके जा रहा था जी। तो आपने इस पे एतराज कर लिया कि आपने वीडियो लगाई है, तो क्या मतलब आपको इस वीडियो से क्या एतराज है, जरा मुझे बता दें। आपको मैंने एक दूसरी वीडियो इसकी भेजी है, वो भी तो लगाए ना आप। क्या मरियम नवाज उम्रे के लिए जा रही थी तो उसको रोका गया था, तो इन साहब ने आधे घंटे का पूरा आकर के वीडियो शो किया था कि उसको बिल्कुल सही रोका है, ठीक है? ये तो मकाफाती अमल है ना इसके साथ आप उसकी ये वीडियो जो मैंने भेजी है वो प्लीज लगाया ताकि आपको पता चले कि मकाफाती अमल क्या होता है। इस शख्स ने उस वक्त पूरा एक प्रोग्राम किया था कि मरियम नवाज को बिल्कुल सही रोका गया कि उनको अपने केस से भाग रही थी वो,
इसका भी तो केस चल रहा था यहाँ पे, जैसे ये भाग रहा तो था। उसने कहा कि मैं अपने केस के ऊपर पेश होऊंगा जब मेरी पेशी का टाइम आएगा, जब तक तो मैं आज करके वापस आ जाऊंगा। और मैं पहली दफा जो है ना जैदी साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि इसको गलत रोका, इसको बिल्कुल सही रोका, क्योंकि और एक आदिल राजा का इजाफा नहीं चाहिए हमें, एक और मोहित पीरजादा का इजाफा नहीं चाहिए। ये लोग बाहर जाके पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रोपेगेंडा करते हैं, तो इसको बिल्कुल सही रोका था, क्योंकि ये वीडियो प्रोग्राम करता था, ट्विटर करता था और अफवाह फैला के डिलीट करके भाग जाता था ये। तो अब सब लोग अपने अपने अमाल पर पहुंचेंगे, और आज जो कुछ इसके साथ हुआ है वो इसका वो मकाफाती अमल है जो इसने पहले मरीम नवाज के लिए किया था। जब वो जा रही थी उम्रे पे, उसको रोका गया था, तो ये बहुत खुश हो रहा था और उसने उसको जस्टिफाई किया था। प्लीज वो वीडियो जरूर लगाए। और बाकी आप दूसरे कॉलर को लेना, मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू जी। क्या कहेंगे इस सिलसिले में जो ये कह के गए? जी हाँ जी। मैं ये कहता हूँ कि ये भाई जो है हमेशा ये पता नहीं खुदा वास्ते की इनको मुखासमत है हमारे। वो कह रहे हैं कि मैंने आपको मरियम नवाज साहबा की भेजी। मैं जैदी भाई से पूछना चाहूंगी कि जैदी भाई ने कह रहे हैं मैं आज जैदी भाई की बयान से भी आज इख्तिलाफ करता हूँ। देखें हक की, देखें कराची के अवाम की जब भी हक की, गरीब की, किसी की आई है जरूरत या उसको, इनकी पार्टी कभी उनके हक पे नहीं खड़ी हुई, मुफाद परस्ती पे खड़ी रही है, वजारतें लेने पे खड़ी रही है, गवर्नरशिप लेने के पीछे पड़ी रही है। ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये अपने गिरबान में क्यों नहीं झांकते भाई। ये पूरी दुनिया को जो है कोई बातें सुनाते हैं। और आपकी इजाजत तो मैं समीना बहन कुछ ऐड कर सकता हूँ? प्लीज साजिद भाई कहाँ गए थे आप? हाँ जी, नहीं वो दूसरी कॉल आ गई थी। अच्छा समीना बहन, आप ये तो देखें बजट तो पास हो रहा है, मगर आप जमीनी हकाइक पे बात करते हैं जो मैंने अभी 2-3 उन्होंने कहा कि बजट अभी पास नहीं हो रहा, पेश किया गया है, जब पास हो जाएगा तब हम इस पे डिस्कस करेंगे। मैंने कहा ना एक कॉल जाएगी, एक कॉल, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये IMF का बजट है, ये इनकी हुकूमत का बनाया हुआ बजट भी नहीं है कि जिसमें इनसे मुशावरत की नहीं हुई, ये नहीं हुई। अब जरा जमीनी हकाइक पे बात कर लेते हैं। 6 जज आपको याद होगा जिन्होंने खत लिखा था कि जी मुदाखलत हो रही है, सही है, जिसपे हमारे एक चीफ जस्टिस साहब है जिनका नाम है काजी, उन्होंने कहा था मेरे दौरे हुकूमत में कोई मदामत नहीं हुई है, और आपने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था अगर आपको सही है। आज एक जज है इंसानी दहशतगर्द की अदालत के चीफ जस्टिस मोहम्मद अब्बास साहब, उन्होंने अभी आप इस पे प्रोग्राम भी आप कुछ दिनों में करेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक ही आप शायद इस पे प्रोग्राम करेंगे, कि उन्होंने भी एक लेटर लिख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने नोटिस भी भेज दिया है। उस लेटर में ये लिखा है कि ये जो 9 मई का वाकया था, जो उनके पास केस आया हुआ था, उसका उन्होंने फैसला महफूज कर लिया था। वो फैसला क्या होना था वो आप भी जानती हैं, वो मैं भी जानता हूँ, वो सब जानते हैं कि जो बेगुनाह लोग पकड़े गए हैं उनको रिहा कर रहे थे, तो उनके घर के बाहर का मीटर तोड़ दिया गया, उनकी यानी हाई कोर्ट के बाहर जो था वो फायरिंग करी गई। ये सारी चीजें उन्होंने उसमें लिखा है कि जी ये मजम्मत हुई है। और जिस दिन ये फैसला उनको करना था, ये कल की बात है कि कल उनको फैसला सुनाना था, जो कल गुजर गई, तो फैसला सुनाने से पहले उनके पास आदमी आके कहता है कि जी आपसे एस्टेब्लिशमेंट का कोई आदमी आके मिलना चाहता है चैम्बर के अंदर आपके, तो जिसपे उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद ये सारी कार्रवाई की गई जो उनके साथ हुआ। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि लोग जो आके भी बातें करते हैं कि 9 मई, तो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि किसी कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ISI को नोटिस भेजा हो कि जी आओ अदालत में पेश हो। ये वाहिद एक मर्द मोमिन आदमी थे क्या मतलब है, हयात हैं, मोहम्मद अब्बास साहब, जिन्होंने ISI को भी लेटर भेज दिया है, नोटिस भेज दिया है कि आपको आगे पेश होना पड़ेगा। जो अभी आप देख लें कि कुछ यानी 4 या 5 दिन पहले 66 लोग 9 मई के वाकये में रिहा हुए, आपको पता ही होगा समीना बहन, जिसमें काफी यानी नामी गिरामी उसमें PTI के लोग जो थे ओहदेदार, वो भी रिहा हुए। जी जी। तो ये जो 9 मई का बात लोग कही जाती है ना कि जी 9 मई को ये कर दिया आपने, 9 लोग जी जला दी फला, 19 लोग रिहा किए गए, 19 लोगों को रिहा किया गया है।
आप कितने लाख क्लियर? 19 नहीं, 66 लोग से समझना बहन, 66 लोग हैं, 19 नहीं है। नहीं 19 लोग पीटीआई के थे, 19 लोग पीटीआई के थे। अच्छा, वो बड़े होतेदारों की आप बात कर रही है ना, जो जी पीटीआई के जो थे 19 जी। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि ये 6 जज से अब हो गए 7 जज, और ये 7वें जज जो मोहम्मद अब्बास हैं, इन्होंने डीआईजी, आईजी, डीसीओ, पीजीओ क्या होता है, स्पेशली जो मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, आईएसआई, इन तक को नोटिस भेज दिए हैं। चलें, इनको अदालत में पेश होना पड़ेगा जी। अब आप आगे किसी को लेते हैं जी। जैदी भाई क्या कहेंगे आप? हेलो, ये सब ड्रामेबाजी है। अच्छा, ये आप ड्रामेबाजी कहें जावेद साहब जी। जैदी भाई से मैं पूछना चाहिए जी, जैदी भाई क्या कहेंगे आप? ये आप देखिएगा कुछ भी नहीं होना, ये पास हो जाना है। वो तो जैदी भाई ने भी स्टार्ट में ही कह दिया कि पास हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जैदी भाई आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? नहीं समझो, देखिए मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि ये बजट वगैरह जो है ये पाकिस्तान की सिस्टम में कोई अहमियत नहीं रखते। ये इसी तरीके से असेंबलियों में आते हैं और इसी तरीके से असेंबलियों में पास हो जाते हैं। बात देखने वाली ये होती है कि क्या इन बजटों से आवाम पे कोई फायदा पड़ता आता है या नहीं, आवाम को कोई सहूलत मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन जब आप ये बात करते हैं ना, एक मज़ाक़खेज़ बात कि सारे पैसे तो इनकी जेबों में जाने होते हैं और इतना उधर चला जाता है, इतना उधर चला जाता है, तो देने वाले भी जो है ना वो कोई पागल नहीं है जो आपको इसलिए देते हैं कि वो सब आपको जेब में रखे, उन्हें बजट करने की जरूरत है, सीधे आपकी जेबों में दे दिया करें ना वो। तो ये अपनी खुशफहमियां और अपने ख्वाब जो लोग देखते हैं ना और यहाँ बैठ के देखने की कोशिश करते हैं, वो इस किस्म का सूरत हाल होती नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि इस बजट से या किसी भी बजट से पाकिस्तान में कोई भलाई या खुशहाली हमने आज तक आती भी नहीं देखी। फिर आप ये दावे करें कि जनाब ये पहला दुनिया का आज 78 साल का पहला बजट है जो IMF ने बनाया है। तो इससे पहले जो बजटों के अंदर शौकत अजीज जैसे, शौकत तरीन जैसे आगे बैठे होते थे, वो कौन बनाते थे बजट? वो IMF बनाता था या नहीं बनाता था? या आपके पास जहांगीर तरीन आगे बैठा था और आपके पास वो जो बाकर आगे बैठे थे जिनको आपने स्टेट बैंक बेचा, वो कौन थे? वो कौन बजट बनाने वाले थे? वो भी तो IMF थे ना। पाकिस्तान का बजट, पाकिस्तान के कौन सा ये बता दें, महबूब उल हक के बाद आपके पास कौन सा ऐसा वजीर खजाना था जिसका आप बनाया? वो भी शौकत अजीज जैसा ही है, सेम थिंग। आपको बात नहीं मालूम तो इसलिए अभी 1 मिनट के लिए रुक जाए। मैं जिस पैरानी में कह रहा हूँ तो वही अलग चीज कह रहा हूँ। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के बजट हमेशा IMF ही बना रही है, चाहे वो ये हो या उससे पहले कह रहे हैं जी। तो इसमें ये कहना जो है ना वो खामखा की बात की जी, ये तारीखी बजट है जो IMF ने बनाया और इन्होंने नहीं बनाया और उन्होंने बनाया। तो उनके अपने अहदाफ होते हैं, क्योंकि जब वो पैसे दे रहे हैं आपको तो वो भी तो कुछ ऐसे चाहते हैं कि कम से कम इनका मुल्क खुशहाल हो या ना हो, हमारा पैसा तो वापस आ जाए ना। हम इंटरेस्ट की सूरत में या सूद की सूरत में अपना पैसा, अपनी किस्तें तो ले लेना अपनी। तो वो इसलिए पैसे नहीं देते कि वो ये सारे 3, 4, 5 घर खा जाएं और उसके बाद जब उनको मांगने का वक्त आए तो उनके पास कोई पैसा ना हो और ये खाली जेबें खोल के दिखा दे। तो ऐसा नहीं होता, इस किस्म की बातें नहीं होती। और दूसरी बात ये कि जो कह रहे हैं कि 25% ये लोग आके दे दें या 4 या 5 आदमी, तो पाकिस्तान में ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ 1 रुपए में एक कमर्शियल बैंक उसी से कर्जा लेके खरीदा था। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे फूंक मारने वाले हैं जिनके पास 70-70 अरब रुपए अकाउंटों में हैं। तो ये कहां से ये भी IMF से पैसे खाते हैं क्या? इनको भी क्या वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलता है? या वो घर भी हैं जिनके घर में सिर्फ एक घर में 100-100 करोड़ रुपए की गाड़ियां खड़ी हुई हैं? वो कौन से वफाकी वजीर हैं, सूबाई वजीर हैं? उनके बारे में कभी किसी ने सोचा? या वो कौन है कि जिनके पास जायदादें, बेनामी जायदादें भरी पड़ी हुई है? पाकिस्तान में से 4, 5, 8, 10 आदमियों के पास ही तो नहीं है ना कि इनके पास नहीं है। जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि लोगों के पास भरा हुआ पैसा है और घरों में नोट है, तो जब तो ये सारा बाजार चल रहा है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल पोजीशन ये है कि आपकी सिर्फ 30% है वो हिंदुस्तान के माशी माहिरीन कहते हैं सिर्फ 30%। 70% आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो बेनामी होती है, उनके कोई
आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्लियर, पता नहीं क्या टन टन आवाजें आ रही है आपके फोन से, कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा आपका। अभी थोड़ी देर पहले सही था, मगर अभी राइट नाउ बहुत खराब आ रहा है। जी क्या अब बोले, आपका फोन की आवाज सही नहीं आ रही थी। नहीं, मैं तो बिल्कुल कोई चीज ऐसी चेंज भी नहीं हुई कि जिससे मैं कहूँ हो सकता है सिग्नल का वो। हाँ, कुछ टन 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 आवाज आ रही थी थोड़ी देर पहले, अभी हुआ है, सिर्फ खराब हुई थी, थोड़ी देर पहले सही थी, मगर अभी राइट। अब क्या पोजीशन है? अब सही है, अब सही है जी। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि पाकिस्तान में ये तमाम पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार जब हम कहते हैं 2, 3, 4, 5 आदमी है, ऐसा नहीं है। इस पाकिस्तान को हम हर एक ने अपनी इस्तेदाद में नुकसान पहुंचाया है। किसी के पास सुई थी, किसी के पास भाला था और किसी के पास टैंक था। कोशिश सबकी ये थी कि इस पाकिस्तान को किसी तरीके से इतना नुकसान पहुंचाया जाए और अपनी जेबें भरें कि जिसके जवाब में अब ये कह दें कि जनाब यहाँ पे रिफ्यूजीज में आके बैठ गए और उनकी तबाही हो गई। तो कितने फीसद लोग रिफ्यूजीज में यहाँ के बैठे हैं, वो कितने ईमानदार बैठे हुए हैं, कितने लोग फ्रॉड केसेस बना के यहाँ झूठे अपने फाइलें बना के यहाँ दुनिया में लोगों ने केसेस लिए हैं, चाहे वो किसी भी जमात के हो। मैं किसी एक जमात का नाम नहीं लूंगा, जैसे उन्होंने कहा था कि एक जमात के लोगों को ले रहे। कितनी जमातों के लोग, क्या पीपल्स पार्टी के लोग नहीं बैठे एक वक्तों में आके? क्या नून लीग के लोगों ने एक वक्तों में जाके रिफ्यूजीज फाइल नहीं किए? क्या आपके MQM के लोगों ने नहीं किए? क्या PTI के लोग नहीं कर रहे? तो अगर कोई कानून बन रहा है ऐसा कि जिससे आपके मुल्क को बदनामी ज्यादा होती हो, तो उसके लिए अगर कोई कानून बनाया जाए तो उसमें क्या परेशानी जी? मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें लोगों को परेशानी क्या होनी चाहिए। चले अभी एक सेकंड ये कॉलर की भी बात ले लूं। जी हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अब मेरी बारी है जी। तो ये आज क्या नाम है, इमरान रियाज को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं आप। प्रमोट नहीं कर रहे, सिर्फ पूछ रहे हैं आपसे कि ये इनके साथ सही हुआ, जायज है नाजायज है, ये पूछ रहे हैं कि इनको रोका गया, क्यों रोका गया हज करने कि उनको पता था इमरान रियाज को कि मेरा नाम ECL में है। हाँ, तो उनका निकाल दिया गया था नाम। आपने ये हमने इस पे बात की थी, निकाल दिया गया था नाम। अच्छा देखिए, आप बहस कर लें, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, आप अपना जरूर दें। हाँ। मुझे रोके ना, मैंने नहीं रोका आपको। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन वो निकला नहीं। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए, तफसील मांगी है कि इनका नाम क्यों ECL में। अभी ECL से जब नाम निकला था तो बता बाकायदा मैंने शो किया था, इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे। अच्छा, वो पहले निकला था, ये 2 अरेस्ट हुए, आपको पता है इस बात का, ठीक है? अच्छा, इनका नाम ECL में था ना, तो ये गए क्यों पहले? क्योंकि इनको व्यूज लेने हैं ना। ये इमरान खान के जितने हवारी है ना, इनको मुल्क का चाहे बेड़ा गर्क हो जाए, कानून का बेड़ा गर्क हो जाए, दीन का बेड़ा गर्क हो जाए, इन्होंने अपने व्यूज लेने हैं। ये सिर्फ देखे ना, ये फिल्म बनाई, व्यूज मिल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। अब मतलब इस व्यूज पे कितने पैसे उसने बना दिए, क्योंकि लोग उसको पीछे लगे हुए हैं ना। ये सिर्फ ये सारा ये देखे, ये दीन को भी बदनाम कर रहा है और मुल्क को बदनाम कर रहा है कि जी दीन के नाम पर मुझे जी हज करने नहीं जाने दिया गया, मुझे हराम में पकड़ लिया, और आप भी माशाल्लाह उसको प्रमोट कर रही हैं। प्रमोट की बात ही नहीं है, एक न्यूज है उसको पेश कर रहे हैं, इसमें प्रमोट की क्या बात हो गई? क्यों चला रही है, इसकी तस्वीर क्यों दिखा रही है? क्यों हटाएं हम? ये मीडिया है, मीडिया तो दिखाता है हर चीज को। मीडिया क्या आपको पर्दे में रखता है? हर चीज दिखाता है मीडिया। तो आप एतराज क्यों कर रहे हैं इस चीज के लिए? एतराज इसलिए कर रहे हैं, हाँ, एतराज करना ही नहीं चाहिए आपको, दिया ना, इसलिए एतराज कर रहे हैं। इसलिए कि हमने भी इसीलिए दिखा रहे हैं कि देखें कि इस्लामी एक मजहब के ऊपर बंदे को रोकने की प्रोग्राम है। आप जिसको चाहे एक सेकंड रोकना नहीं चाहिए किसी को भी। कंट्रोवर्शियल है बहुत ज्यादा, आप ना बोला करें। अच्छा, अब ये इमरान खान, ये जो इमरान रियाज साहब है ना, ये बेसिकली इस्लामिक टच दे रहे हैं ना, हुकूमत पाकिस्तान को बदनाम कर। देखिए अभी सैदी भाई ने भी स्टार्ट में देखिए कितनी अच्छी बात की। उन्होंने कहा एक तो रोकना नहीं चाहिए था, हज करने जा रहा था, जाने दे दिया जाता है हुकूमत को या मुल्क को। क्यों इतना खौफ और डर बैठा हुआ था कि रोक लिया गया? सैदी साहब की बात काबिल गौर हो सकती है, लेकिन अगर सऊदी अरब में इसका मैसेज हो कि ये पाकिस्तान से आउट ही नहीं हो सकता, फिर क्या बदनामी होगी पाकिस्तान की, ये बताएं। तो ये बात ये थी नहीं ना, आप अपनी तरफ से लेकर आ गए कि पाकिस्तान से वो ट्राइवल ही नहीं कर सकता था। उसने बाकायदा उसकी पूरी स्पीच सुन ले, जो जाने से पहले उसने बनाई है स्पीच। आवाज आप सुन नहीं रहे, आप सिर्फ शक्ल देख के आपने आए। मैं चाह रही हूँ कि आपको स्पीच भी सुना दूं।
समीना आपकी बात 99% सच है। ये देखें ये फिर बोल रहे हैं बीच में, आप इन्हें खामोश क्यों नहीं कराती हैं? साजिद भाई 1 मिनट के लिए चुप हो जाए जरा सा, इनको बात करने दें। जी राइट नहीं होना चाहिए कि वो हर बात में बोले, उधार पैसे लेने वाले की ना इज्जत नहीं होती। अच्छा ये देखें समीना, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना बात, आपकी बात 99% दुरुस्त है, आपकी बात 99% दुरुस्त है, और 1% अगर मेरी दुरुस्त है ना बात, तो देखिए मुल्क की बदनामी होगी ना कि अगर ये सऊदी अरब जाते हैं और ये वहां पर रोक लिए जाते हैं, वहां पे डिपोर्ट होते हैं, ज्यादा बदनामी होती ना कि जी आप तो पाकिस्तान से निकल ही नहीं सकते, आप कैसे आ गए। और वैसे भी पाकिस्तान देखे ना, अभी जो पाकिस्तान की वैसे भी इमिग्रेशन जो है ना हाजियों की पाकिस्तान में ही हो जाती है, ठीक है। तो ये तो अंदर भी नहीं गए, तो इनको खुद पता था, ये सारा इन्होंने ड्रामा किया बेसिकली। ये तो अंदर भी नहीं गए, रास्ते से ही रोक लिया गया। और आप देखे ना उनके सादे कपड़े पहनने वालों ने रोका, उन्होंने कहा आपके पास कौन सा वारंट है, गिरफ्तारी का वारंट दिखाएं, पेपर दिखाएं। आप कितने % हाजी आराम बांध के जाते हैं पाकिस्तान से, ये बताएं, आप ये बताएं कि पाकिस्तान से कितने % हाजी? बहुत सारे लोग आराम बांध के निकलते हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं, लाजिम बात है। नहीं निकलते, ये धोती में जाते हैं, ये धोती में जाते हैं। यार देखे आप तो साजिश साहब, जैदी भाई आप बताएं कि आराम बांध के नहीं जाते हाजी? एक सेकंड मैं जैदी भाई से लेती हूँ मैसेज, 1 मिनट। जैदी भाई आप बताएं कि आराम बांध के नहीं जाते हाजी? समीना ये वो डिफरेंट उसकी वजह से होता है कि कुछ शरई इसमें मसला है कि कौन से एयरपोर्ट पे जो लोग उतरते हैं वहां पे आराम बांधते हैं, कौन से, इसकी मुझे शरई डिटेल नहीं मालूम, लेकिन कुछ चले मैं जावेद साहब से पूछती हूँ, ये भी थोड़ा मजहब के बारे में बहुत करीब है। जावेद भाई आप बताएं क्या आराम बांध के नहीं जाते हाजी? सवाल गलत है, सवाल दुरुस्त कर लें। क्या मजहब का मामला नहीं है ये? ये देखें हम शुरू से नहीं, जब हज करने जाता है इंसान तो सुना यही है ना, उम्रा करने जा रहा है, हज करने जा रहा है तो आराम बांध के निकलता है ना, प्लेन में जब बैठता है आराम बांध के, लेडीज भी जेंट्स भी। अच्छा आप इधर चली जाना किसी तरह। मैं जावेद साहब से पूछूं, जावेद आप बताएं क्या कहेंगे आराम बांध के जाता है हाजी? सैयद भाई से पूछ लें, सैयद भाई बताइएगा जरा। बेहतर होता है कि आराम बांध के ही जाए बंदा। है कि सऊदी आने से पहले पहाड़ आने, यहाँ से 3 घंटे की फ्लाइट पे है, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ, कोई बड़ी बात नहीं। जो पहाड़, जिस पहाड़ का जिक्र किया है कि ये पहाड़ जब होता है उसको जहाज अनाउंस कर देता है कि आप लोग एहराम बांध लें। अगर कुछ लोग पहले से बांध लेते हैं उसमें कोई मुजाहिका नहीं। हरज तो बिल्कुल नहीं है, मैंने हरज का नहीं कहा। इन्होंने हरज का नहीं कहा, उन्होंने कहा जरूरत क्या थी आराम बांध के जाने की। देखिए हाँ आपने ये कहा कि आराम बांधने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही जा सकते थे वो, पहले दोबारा सुन ले, प्लेन में बैठ के बांध लेते वो आराम। आपके कहने का मकसद ये था। जी अपना सवाल दोबारा दोहरा। मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान से, ठीक है, लोग जब उतरते हैं ना जद्दा एयरपोर्ट पर, ठीक है, वहां पर बांधते हैं आराम, ठीक है, कुछ लोग जहाज में बांधते हैं, ठीक है। जद्दा एयरपोर्ट पे नहीं बांधते, उतरते वक्त नहीं बांधते, वो प्लेन में बांधते हैं, बहुत सारे लोग प्लेन में बांधते हैं। हाँ प्लेन की बात तो यकीन की जा सकती है मगर उसमें नहीं बात की जा सकती। चले मेरी बात को ऐसे ले ले कि पाकिस्तान से कोई भी बांध के नहीं जाता था। नहीं कोई भी नहीं, बहुत सारे लोग बांध के जाते हैं, लोग बहुत से, वो डिपेंड करता है कि एक बात सुने एहराम का, देखें एक बात सुने एहराम का बहुत ज्यादा एहतराम किया जाता है। एहराम ऐसे नहीं कि आप मजाक समझे कि एहराम बांध लिया, तो एहराम की हालत में बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं कर सकते, तो बहुत से लोग एहराम की हिफाजत नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से वो एहराम नहीं बांधते। इमरान रियाज को होगा उम्मीद, पूरा यकीन होगा कि भाई मैं एहराम का एहतराम कर सकता हूँ, तो उन्होंने एहराम बांध लिया, तो उसमें कोई इतराज नहीं है। दोनों इमरानों की मोहब्बत में ब्रेक नहीं लगा। आप किसी अपने नुमाइंदे की ड्यूटी, मैं आपको बता रही हूँ कि एहराम के बहुत एहतराम होते हैं, बहुत एहतराम किया जाता है, तो जो लोग नहीं कर पाते तो वो एंड टाइम पे बांधते हैं, और जो कर पाते हैं तो वो शुरू में बांध लेते हैं, एहराम बांध के निकलते हैं। बात कर रही हैं कि जिससे झगड़ा हो जाए। झगड़ा ही नहीं होगा, मैं झगड़ा क्यों होगा? सुन तो लेना मेरी अर्ज सुन। आप अपने किसी नुमाइंदे की ड्यूटी लगाए, हज फ्लाइटें अभी भी जा रही हैं, ठीक है, वो जाकर वहां पर फिल्म बना ले, आपको मेरी बात खुद ही पता लग जाएगी, बस पता लग जाएगा। सिंपल बात, मैंने आपको सिंपल फार्मूला बता दिया। बोले सही है। आपने कौन सा उधारे पैसे देने हैं? एक जगह आती है जहाँ पे पायलट कहता है कि आप लोग अब एहराम बांध ले, बिल्कुल ये बात ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है, ये दुरुस्त बात है आपकी। लेकिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने क्या किया था कि जब एहराम जहाज में बदलना शुरू किया तो बाथरूम कम है, 2 वॉशरूम्स हैं और 200 पैसेंजर होते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि आप लोग एहराम बांध के जहाज पे चढ़े। आप बताएंगे बाद में दुरुस्त मानेंगे सैयद साहब की या नहीं मानेंगे आप?
नहीं ये देखें, अब आप मानेंगे नहीं, आप कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आपने तस्लीम नहीं की जी। एयरपोर्ट पर चेंज कर लेते होंगे, एयरपोर्ट पर बड़ी जगह होती है। वो कह रहे हैं ये असल में नाम था तो जाना नहीं चाहिए था। और इस पर मैं कायम हूँ कि इमरान रियाज ने नाटक किया है और अल्लाह ताला ने हमें, यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान रियाज ने नाटक किया, वो हज पे नहीं जा रहा था। आप ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज ने नाटक किया, वो हज पे नहीं जा रहा था। चौधरी साहब की बात सबसे पहले जुमले में सॉल्व हो जाएगा। इमरान रियाज खान जो है पीटीआई के सर्टिफाइड दहशतगर्द हैं। पीटीआई का दहशतगर्द है ये आदमी, इसलिए इसको रोका गया है। इसको जो उम्र बच्चे कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब ड्रामा है। इसको पीटीआई के दहशतगर्द सपोर्ट कर रहे हैं और ये जो है बिल्कुल ये जो है अटैच किया हुआ दहशतगर्द है ये पीटीआई का। चलें चौधरी साहब एक मिनट के लिए इनकी बात भी सुनो जी। एक बात और ऐड कर दे, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी दहशतगर्द, वही और कॉलर है, वो भी दहशतगर्द है। तो सही बात है जी 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 बोलें जी बोलें जी जी सही साहब आप बोले, कुछ कह रहे थे। इमरान रियाज को पता था कि उसका नाम ACL में है, उसने ये जो ड्रामा किया है कि उसको पता था कि वो अरेस्ट होगा, ये रिलीजन का उसने एडवांटेज लिया, ये गलत है। सैयद साहब आज तो आप इतने प्यारे लगे, आज दिल कर रहा है आपको मिर्चों की जगह लड्डू खिलाऊं, इतने प्यारे लगे सच बात कहकर। वो हमेशा यही हरकतें करता है, बीच में गायब हो जाता है सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए। यार सैयद जैदी साहब सैयद साहब की तारीफ करें अपना चौधरी साहब। चौधरी साहब आज सैयद साहब ने सारे गुनाह धुलवा लिए अपना। मैंने उसकी वीडियो आपको भेजी थी, अभी जांच करने में उसकी। सैयद साहब आज आपने दिल जीत लिया हमारा, सच कह के। उसकी जांच करने की वीडियो मैंने अभी समीरा जी को 2 दिन पहले भेजी। तो मेरे भाई सैयद साहब कौन था, उसने गुनाह कबीरा कर लिया का डांस कर लिया। यार आपको पैसे उधारे लिए होंगे समीरा के, जब तक वापस नहीं करेंगे आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। बनवारी एक सेकंड साजिद साहब आपने जब तक समीरा के पैसे वापस नहीं करेंगे आपकी बात कंसिडर नहीं होगी। ये है आसान उर्दू में ये है कि जो लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे होते हैं ना, वो कपड़े नहीं छोड़ते। आपने पैसे लिए हुए, आपके मुंह से कोई बात अच्छी नहीं लगती, आपने समीना से साथ धोखा किया हुआ है। अरे अभी छोड़ दें ये बातें, अभी फिलहाल शो में रहे, शो की बात करें, कोई बात ना करें। मैं एक छोटे ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन बेस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई को कोई डील ऑफर नहीं हुई और वो मुल्क की खातिर तमाम चीजें माफ करने के लिए भी तैयार हैं। इमरान खान से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए बेस्टर गौहर ने कहा कि हम बार बार कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। बानी पीटीआई को कोई डील ऑफर नहीं हुई। बानी पीटीआई मुल्क को आगे ले जाने के लिए अपने साथ होने वाली तमाम ज्यादतियाँ माफ करने को तैयार है। FIA ने अवामुन्नास को खबरदार किया है कि शहरियों के व्हाट्सएप अकाउंट्स की हैकिंग के वाक़यात में इजाफा हुआ है और साइबर क्रिमिनल बिलखुसूस ख़वातीन के अकाउंट्स को निशाना बना रहे हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अवामुन्नास को खबरदार किया है कि हालिया दिनों में शहरियों के व्हाट्सएप अकाउंट्स हैक होने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इन वाक़यात में साइबर क्रिमिनल ख़वातीन के व्हाट्सएप अकाउंट्स को खास तौर पर निशाना बना रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दौरे चीन में सिक्योरिटी का मामला सर फहरिस्त था। मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन का दौरा कामयाब रहा। दौरे की इख्तिताम मस्बत नोट पर हुआ। बहुत जल्द चीन से बहुत आला सतह का वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बढ़ती हुई गर्मी के पेश नज़र मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग कम से कम करने और बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में सूबाई हुकूमतों को भी शामिल करने की हिदायत कर दी। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली की लोड शेडिंग, बिजली चोरी की रोकथाम और तवानाई के शोबे में इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास हुआ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सिब्रा मुनीम जयशंकर ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ बरसों पुराने दहशतगर्दी के मसले का हल तलाश करना चाहता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिब्रा मुनीम जयशंकर मुसलसल दूसरी बार वज़ीर ख़ारजा बन गए। हल्फ बर्दारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में तजर्बाकार वज़ीर ख़ारजा ने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात पर अपनी पॉलिसी खुलकर बयान की। आवाज़ न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आवाज़। अगर
आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। अगर आपको दुबई My name is Taimur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। मेरे साथ कॉलर मौजूद है। जी जनाब, क्या कह रहे थे आप लोग सब? जी जी समीना बहन, अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, मैं 5 सेकंड का मैसेज है मेरा, 5 सेकंड का मैसेज है। ये 78 साल से जब से भी ये बजट आ रहा है, जब से भी ये पाकिस्तान में बजट पेश हो रहा है, किसी बजट में चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे वो हफीज पाशा हो, चाहे वो शौकत अजीज हो, चाहे वो शौकत तरीन हो, चाहे वो कोई XYZ हो, कहीं पे आप मेरे को ये दिखा दें कि IMF का तैयार करदा बजट है। ये सिर्फ 2024 का जो बजट है वो हर टीवी चैनल पे, हर टिकट पे यही चल रहा है, IMF का तैयार करदा बजट। जी बिल्कुल सही कहा। ये इस बात से मैं एग्री करती हूँ। यही चल रहा है, यही चल रहा है और यही बताया जा रहा है। जी ये मैंने सुना भी, और ये मैंने पूरा सुनकर आई हूँ एंकर के साथ। जी सुनूंगी। हाँ, अभी आपने आज के बजट के बारे में सुना है ना? जी पिछले साल के बजट निकलवा लें और उसके प्रोग्राम मैं आपकी बात पे भी एग्री करती हूँ। सेम ही जो आपने बात की है, उस आपकी बात में भी पूरी सच्चाई थी, और आपकी बात में भी हकीकत थी कि जो भी बजट आता था, इसी तरह असेंबली में हंगामा होते थे, हंगामारियां होती थी, और उसके बाद वो पास हो जाते थे। और मैंने शो भी किए हैं, लास्ट ईयर का शो आप मेरा निकाल के देख सकते हैं। मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सही है। हाँ जी, थोड़ी देर के लिए साजिद को IMF बना दे। पता है साजिद, IMF अगर आप होते आप क्या करते? थोड़ी देर के लिए IMF बना दे साजिद भाई को। क्या करते आप अगर आप IMF? पर IMF तो मकरूज कभी नहीं रहा किसी का भाई। मेरे IMF तो करवा लेता थोड़ी है। इसमें IMF का कसूर नहीं है, IMF तो करवा लेता थोड़ी नहीं है। इसमें कसूर है आपके हुक्मरानों का, इसमें कसूर है जो झूठ बोला जा रहा है, जो पीपल्स पार्टी झूठ बोल रही है, जो पीपल्स पार्टी आपकी झूठ बोल रही है कि जी हमारे को ये बजट मंजूर नहीं है और वो बजट पास हो के रहेगा। जी साजिद भाई की बात ये कहा जा रहा है कि जो अभी पीपल्स पार्टी जो एक तरह से ड्रामा कर रही है, वो गलत है ड्रामा। वो ये कह रही है कि जी हमें मंजूर नहीं है, हम किसी तरह इसको तस्लीम नहीं करते। आप दो अलग अलग बातों को एक क्यों कर रही है?
बात हो रही है कि ये बजट IMF नहीं ये तो आपने कह दिया ना, मगर साजिद भाई ने कहा कि अभी जो ये ड्रामा कर रही है पीपल्स पार्टी, उस पे उन्होंने ये शुरू में भी स्टार्ट में भी यही कहा था, अब दोबारा से ये आए इसी बात को कहने के लिए। मैं ज़ैदी साहब से एक सवाल पूछना चाहता जी। मैं और वजाहत कर दूं, एक सेकंड में और वजाहत कर दूं, मैं और वजाहत कर दूं। वजाहत ये है कि जिस तरह ये होता है कि जब से पाकिस्तान बना है एस्टेब्लिशमेंट वजीर आला वजीर आजम सबको लेके आती है, इसी तरीके से IMF जो है वो बजट लेकर आता है। मैं ये बात कही नहीं रहा हूँ, मेरा कहने का ये मतलब है अब ये चीज खुलेआम टीवी पे लिखी हुई आ रही है, पहले नहीं लिखी हुई आती थी, अब लिखी हुई आ रही है कि IMF का तैयार करता बजट, IMF का तैयार करता बजट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आज से पहले आंखों का ऑपरेशन हुआ हो लोगों का तो पुराने प्रोग्राम निकाल के देख लो, उसके अंदर यही आता था, यही लिखा हुआ होता था, सिर्फ आंखें खोल के देखने से फर्क पड़ता है। पहली दफा नहीं हो रहा ये, हमेशा से यही आता है कि IMF का बजट है, फला ने डिक्टेट कराया हुआ, सिर्फ इसार डार ने खड़े होके पढ़ दिया या सिर्फ जहांगीर तरीन ने खड़े होके पढ़ा है, बाकी तो सब वहीं का था, छप के वहीं से आया है, लिख के वहीं से आया है। ये पहली दफा कह रहा हूँ क्या यार, हमें बता रहे हैं दुनिया कि ये पहली दफा टिकर चले टीवी के अंदर। पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल के देख लो प्रोग्रामों की, अगर किसी को नहीं नजर आता हो तो बात उसको करो जिसको कोई बच्चा हो, जो बच्चों को नहीं आता। आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा ज़ैदी साहब, ऐसा है कि देखें, ये जिन लोगों को आज ये बजट IMF बहुत बुरा लग रहा है ना, उनको पहले ये सोचना चाहिए कि उन्होंने तो स्टेट बैंक का गवर्नर भी वो IMF का लगा दिया था और वो वजारत खजाना भी उन्होंने उसको दे दी थी, और ये जिन लोगों को आज IMF बहुत बुरी लग रही है ना, इन जो अभी ये बड़े बड़े प्रधान बन रहे हैं ना इस चैनल पर, इनको ये भी नहीं पता होगा कि वो वजारत खजाना है किस ब्लॉक में, सेक्रेटेरिएट में, ठीक है, और ये बातें कर रहे हैं। देखें, आप याद करें ज़ैदी साहब, आप तो पुराने समझदार हैं, जब सदर इसहाक के दौर में बजट तैयार होता था, ठीक है, आप ये देखें सेक्रेटेरिएट का जो चलें सर, ये एक कॉलर भी आ गया, जरा इनका भी बात कर लें, सुन लें सैयद साहब। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर बोलिए। ये है कि टीवी पे लिखा हुआ आए, किताबों में लिखा हुआ आए, हवा में मुअल्लक रहे, हकीकत से जी जरूरत नहीं है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान को कर्ज की मत में 67,000 यानी 1000 अरब 67,000 अरब रुपए वापस करने हैं। अब आपको जब कर्ज आपने इतने ज्यादा लिए हैं तो आपको वापस भी करने हैं, और जिसने आपको कर्ज दिया है तो वो कुछ ना कुछ तो इनपुट देगा ताकि वो उसकी मनी तो सिक्योर हो। दूसरी बात ये भी है कि आप अभी चंद सालों तक तो मुझे नजर नहीं आ रहा है कि बगैर कर्जों पे चलेंगे। आप मजीद IMF से पैसे लेंगे, तो जब आप मजीद IMF से पैसे या किसी से भी पैसे लेंगे तो आपको उनको कुछ अश्योरेंस या कुछ गारंटी देनी होती है कि भाई हमने बजट जो भी बनाया है उसमें आपका इनपुट रखा है ताकि आपके पैसे कहीं ना कहीं से पूरे किए जाएं। ठीक है, अब इससे छुटकारा नहीं। अब ये कहना कि किसने पैसे लिए हैं, तो पैसे तो सबने लिए हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उसमें सबसे ज्यादा लिया गया था। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आप जो बात कह रहे हैं 63,000 अरब की, मेरे भाई आपने भी ये खबर सुनी होगी, समीना आपने भी सुनी होगी, और तमाम सुनने तो देखने वालों ने सुनी होगी कि 62 अरब रुपए का एक चिड़िया घर बनाया गया था सिंध में कहीं, मैं जगह का नाम भूल गया हूँ, खैरपुर था या क्या कौन सी जगह थी, कि वहां पे चिड़िया घर बनाया गया। 62 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट ने ले लिए, 62 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट ने ले लिए। जब वहां पे गए तो ना वहाँ चिड़िया घर था, ना वो कोई वहां पे चिड़िया थी। तो मेरे भाई इसी तरह IMF से पैसा लिया जाता है और वो पैसा जेबों में चला जाता है, ये होता है सैयद भाई। चले, अगर सैयद साहब अभी आप बता दें कि ये जो महंगाई का तूफान अभी अवाम पे गिरने वाला है, और ये जो बकरीद आई है इसमें आपने देखा कि कितना जबरदस्त जानवर किस कदर महंगा किया हुआ है, कि आपने भी देखे होंगे प्राइस में बकरा मंडी में जाके, तो आपने हालात देखे, तो मैंने भी अपने नुमाइंदे एक अलग मामला है और महंगाई का एक अलग मामला है। कुर्बानी देखे, महंगाई तो वैसी आसमानों से बातें करी, और मजीद अभी और महंगाई होने वाली है। जिस तरह का ये बजट आया है, अगर पास हो जाता है वो तो ज़ैदी भाई के और मुख्तलिफ कॉलरों के बकौल के ये तो पास होगा ही होगा, 100% श्योर हमेशा पड़ता है, मगर पास हो जाता है और मजीद आवाम परेशान हो जाती है।
जाती है। तो आप अंदाजा लगा लें कि जिस तरह हर बकरीद पे जानवर महंगा होता है, मगर इस दफा तो हद ही मौका दिए, इतना महंगा है कि मैं तो सरप्राइज हो गई। आप भी सरप्राइज हुए होंगे, पाकिस्तान से आपकी भी अगर बात हो रही हो और लोग आपको बता रहे हो तो सरप्राइज तो आप भी हुए होंगे। होता हमेशा ही महंगा है, मगर इस दफा तो बहुत ही ज्यादा है, समझ लें। सही भाई 1 मिनट दे देंगे मुझे? सही भाई 1 मिनट, अगर बुरा ना मान, सिर्फ 1 मिनट। समीना से एक सवाल कर रहा हूँ। एक जमाने में कराची में 30-40 हजार रुपए का बकरा आता था, अब क्या 11 लाख का है, 12 लाख का है? 11 लाख का नहीं, 1 लाख का है बकरा, अच्छा बकरा। 80 हजार से और 1 लाख में कितना बड़ा फर्क हुआ। और आप देखिए 5 लाख की गायें, अंदाजा लगा लें, 5 लाख की गायें, 4 लाख की गायें, 10 लाख की, 11 लाख की गायें। अभी आपको मैं ना एक वीडियो दिखा रही हूँ, आप कहीं नहीं जाइए, मेरे साथ रहिए। पाकिस्तान से मेरे पास वीडियो पूरी बनकर आई है। मैं बकरा मंडी का विजिट किया उन लोगों ने, और आप देखें, और देखने के बाद हम आगे बात करते हैं। चले चलते हैं एक वीडियो की तरफ, देखें अब आप।
जी नाज़रीन, हम गए थे आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाने के लिए, तो आपने देखी और देखने के बाद हम पूछना चाह रहे हैं कि आप बताएं, जैदी भाई तो शायद ड्रॉप हो गए, चले गए, वरना मैं पूछना चाह रही थी कि वो कहते हैं कि हर साल समीना जानवर इतना ही महंगा मिलता है, मगर मैं दिखाना चाह रही थी कि इस साल कुछ जरूर से ज्यादा महंगा है। जी सर, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? भाई मैं तो ये कहूंगा कि महंगाई तो है यकीनन जी। जहाँ तक कुर्बानी का मामला है तो कुर्बानी जो है साहिब हैसियत अगर आप हैं और आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप यकीनन कुर्बानी करें। अगर आप नहीं हैं, आप साहिब हैसियत, तो कुर्बानी तो क्या मतलब है? देखिए, कुर्बानी क्या अमीरों के लिए रह गई? सिर्फ हर चीज अमीर लोग कर लें, गरीब बेचारा बस देखता रहे। आप देखें ना, अगर देखें पहले जो था मिडिल तबका भी लेकर आता था जानवर, कुर्बानी करता था, राइट? कुर्बानी तो लाजिमत है, आपके मस्जिद की एक सुन्नत है और हर कोई चाहता था कि इसको करा जाए और कर भी लेते थे लोग। मगर अब तो सोचे सिर्फ एक अमीर ही कर सकता है। मिडिल तबका का जो बच्चे बेचारे वो गली में बस देखते रहेंगे कि हाँ जी फला के घर आ गया, वो पैसा था उसके पास आ गया। मसला ये है कि ये जो आपने मसला छेड़ दिया ना कुर्बानी का, ये बड़ा शरई मसला है। ये है तो शरई मसला, मगर मैं कहना चाह रही हूँ कि आप ये देखें, बात ये नहीं है। बात क्या है? बात ये है कि कुर्बानी को समझने की बहुत जरूरत है, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इसको इस बात यहाँ पे डिस्कस भी करना चाहिए। नहीं डिस्कस नहीं, हम तो सिर्फ महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमेशा क्यों आखिर महंगाई है ना, तो आप जो गाय में एक हिस्सा ले लीजिए, 2 हिस्से ले लीजिए। आप जरूरी है बकरा लेके आए 1 लाख रुपए का? नहीं, वो तो लेकर ही नहीं आएंगे। गाय में भी हिस्सा डालने में सारे कितने ज्यादा पैसे लग रहे हैं कि पहले एक बकरा इंसान अपना कर लेता था, अब तो गाय में हिस्सा भी उस हिसाब से नहीं डल रहा। गाय इतनी महंगी है। अब मिसाल के तौर पे मेरी बात सुनिए, एक घर में अगर माशाल्लाह से 4 लोग हैं, आप एक बकरा करेंगे तो एक ही हिस्सा होगा ना? राइट, एक ही हिस्सा होगा। आप कुर्बानी किस लिए कर रहे हैं? कुर्बानी हर आदमी के लिए अगर नाम तो हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेटर है, बिल्कुल सही कहा आपने। दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए, राइट? तो फिर दिखावे के लिए नहीं करे ना। आप कर्ज लेके, आप उधार लेके, आप दिखावे के लिए, ये जो माशरा खराब हो रहा है ना, उसकी वजह यही है कि हम दिखावे में पड़ गए। हमको ये पता ही नहीं कि हमारी कुर्बानी कबूल होगी कि भी नहीं होगी। जी, रिश्वत के पैसे से दिखावे। ये बहुत प्यारी बात की, बहुत ही प्यारी बात की। जी, ये तो आपकी नियति जब खराब हो गई, आप 50 बकरे भी ज़बह कर ले तो वो फायदा नहीं है। जी, अब आप साहिब हैसियत नहीं है तो अल्लाह ताला ने कुर्बानी का तो मामला ही एक डिफरेंट मामला है। जी, उसमें तो है ही ये है कि जो लोग देखें, उसके 2 मकसद है। एक तो आप अल्लाह को राजी करें, कुर्बान करें आप, ठीक है। दूसरा ये है कि उसके गोश्त के देखें, वो मैं इसलिए उसमें जाना नहीं चाह रहा, 3 हिस्से इसीलिए किए जाते हैं ना। आपने ये बात बहुत अच्छी की, रिश्वत लेके कुर्बानी करना जायज नहीं है, बिल्कुल नाजायज है। क्या नहीं है, वो कबूल ही नहीं है। फिर कुर्बानी के जानवर के फिर इसीलिए 3 हिस्से किए गए हैं कि आप एक रिश्तेदारों को दीजिए, एक अपने पास रखिए और एक नादार लोगों को दीजिए। जी, तो यहाँ तक ये मामला है तो हमें खुद भी एतदाल पसंद होना चाहिए। अब आप 5 बकरे लाके अपने घर के आगे आपने बांध लिए, अगर तो आपके जायज पैसे हैं, आपके पास अपने यानी जो क्या कहते हैं खालिस पैसे हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ देखो दिखावे के लिए कि आप 5 लाख की गाय ले आए और 10 लाख की गाय ले आए, तो कुर्बानी तो वैसे ही खत्म हो गई, आपकी वो कहानी खत्म हो गई। जी, तो इसको बात को सुनने और आज को आपको पता है आजकल दिखावा कितना चल रहा है, बस तो बेकार है ना, जब भी तो हम यहाँ पहुँच गए। दूसरी बात ये है कि कुछ पॉइंट्स और थे जो मैं कहना चाह रहा था। क्या? जी जी, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि बात की गई कि वो अल्लाह का घर तोड़ दिया और उसके तो उसमें अल्लाह का घर तोड़ दिया, ये तो बात नहीं हुई। अल्लाह का घर तोड़ दिया, वो एक कॉलर हमारे कह रहे थे कि मोदी ने घर तोड़ दिया हमने, तो ये कॉलर अभी ये मौजूद ही है साथ ही जिन्होंने कहा था ये बात। वो मोदी के लिए दुआ भी करवाई गई थी कि अल्लाह ताला से दुआ करें सब मिलके कि मोदी जीत जाए इलेक्शन। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि हम तो चले जाते हैं दूसरे मुल्कों में। जी, हमें ये बताइए कि जब पाकिस्तान में चर्च जलाए जाते हैं, उस बात में कितनी दफा मजम्मत की गई। अभी रिसेंट वाकया हुआ था पंजाब में, चर्च जला दिया गया था, तो वो भी तो अल्लाह का घर था। जी, बिल्कुल सही कहा। और वो भी तो अल्लाह का घर था जो चर्च पे हमला किया गया, नहीं करना चाहिए था, नाजायज तरीके से किया गया। जी, मतलब कहने का ये है, पहले अपने घर को ठीक कीजिए और फिर बाद में कहीं और जाके देखिए। ये जो भी गुजरावाला में जो मसला हुआ था, आपके चैनल से किसी एक आदमी ने आवाज उठाई? नहीं, उनको बाहर का नजर आता है, अपना घर नजर नहीं आता। आप एक मजम्मत का एक लफ्ज कह देते कि जो चर्च जला दिया गया है गुजरावाला में, जो फैक्ट्री जला दी गई है, वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में।
पाकिस्तान में अक़लियतों को महफूज होना चाहिए ना। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि हम पहले दूसरी तरफ चले जाते हैं, हमें अपना घर देखना चाहिए। पहले हमें अपना घर देखना चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखना चाहिए। हम अब आप ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। हाँ रुक जाए, इमरान रियाज पे भी बात करने थे, पहले आप लोगों से ले लूंगी मैं 1 सेकंड जी। क्या आप कहने का सर? रियाज अगर ECL में उनका नाम है तो उनको खुद भी चाहिए था कि वो ना जाए जी, ठीक है। और इसी तरह और जिन लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाता, मैं ये बात करूंगा तो बड़े मुसीबत हो जाएगी मेरे लिए। अभी कुछ अरसे पहले आसिया बीवी का भी केस था, तो वो मैंने हमेशा यही कहा है कि अपने घर को देखो पहले, अपने अमाल को देखो और फिर दूसरे पे कीचड़ उठाओ जी। तो बात ये है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको बाहर नहीं जाने दिया जाता है, या कितने ऐसे लोग हैं जिनको बाहर से आने नहीं दिया जाता जी। तो मामला हमारे तो अपने खुद भी अच्छे नहीं है, और जिनको लाना होता है, देखें ये जो कानून वानून होता है ना पाकिस्तान में, इसकी कोई हैसियत नहीं होती है। जिनको बाहर भेजा गया था 10 साल के लिए, वो 8 साल बाद बाहर आ गए, अंदर आ गए। जिनको लंदन में बैठे थे वो जहाज में हेलीकॉप्टर में बैठ के आ गए। तो ये कानून वानून तो ये ऐसे ही हमारे आपके लिए होता है। ये बड़े बड़े लोगों के लिए जब जरूरत होती है वो कोई कानून नहीं होता, नया कानून बन जाता है, एक नया बिल आ जाता है। तो इन पे बहस नहीं, बहस इस बात पे होनी चाहिए कि मामला को किस तरह देखें। महंगाई का बम ये इस दफा पहली दफा हुआ है, थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ इसलिए करूंगा कि पहली दफा महंगाई कुछ कम होना शुरू हुई है, और जो है वो जो है कुछ नजर भी आ रहा है। अगर मामला इस तरह चले, अगर जैसे चाइना से जो अभी दौरा हुआ है, अगर वो CPEC शुरू हो जाता है, अगर CPEC शुरू होगा तो उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। कोई नहीं आ रहा यार आपके मुल्क में, ना तो सऊदी अरब आ रहा है, ना चाइना आ रहा है, कोई नहीं। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि अगर यार आप यही CPEC का चूरन बेचते रहते हैं यार आप, भाई मैं तो वो बात करूंगा, जो पॉजिटिव बात करूंगा मैं, कि मैं ये समझता हूँ कि अगर CPEC बोलोगे वहाँ पे डॉलरों की बारिश हो जाए, एक हफ्ते तक डॉलरों की बारिश हो जाए, पाकिस्तान का सारा खर्चा उतर जाएगा। ये पॉजिटिव बातें करें, दुआएं करते हैं सब मिलके। तो 2 बातें करके खत्म करता हूँ। अगर वो CPEC का दोबारा से शुरू हो जाता है मामला, तो उसमें हजारों लोगों को जॉब मिलेगी, पाकिस्तान की सैकड़ों फैक्ट्रियां चल पड़ेंगी, रॉ मटेरियल, आपके ट्रांसपोर्ट, आपका डिफरेंट सरिया और सीमेंट और बजरी और ये वो। तो कहने का मतलब ये है कि होप फॉर द गुड, यही हल है पाकिस्तान का, चाहे वो शहबाज शरीफ करे, चाहे इमरान साहब। जी बोले सर, बोले 1 सेकंड, इनको जरा बोलने दें, चाहे इमरान साहब आ जाए, वो आ जाए, ये बोल रहे हैं, जरा बोलिएगा, बहुत बेचैन तबीयत हो रही है। सब लोगों को बोलने दे, बहुत बेचैनी है इन लोगों को, बोले। एक परिंदा अपने चोंच में पानी लेके जा रहा था, ये देखें, तो लोगों ने पूछा कि ये तू एक चोंच में पानी लेके कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा कि खलील खुदा जल रहा है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं अपनी चोंच से पानी तो डाल दूं ताकि कयामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तूने क्या किया जब खलील खुदा जल रहा था, तूने क्या किया है परिंदे? तो मैं बोल सकूंगा अल्लाह ताला मेरे पास इतनी औकात थी, एक चोंच में पानी तक कम से कम यही डाल दिया। अरे मस्जिद जब टूटी है 2 लफ्ज ही बोल देते अल्लाह का घर टूटा है, आपने तो बड़े आराम से बोल दिया अल्लाह का घर टूटा है, वो तो टूटता रहता है, बोलना नहीं चाहिए। शर्म करे सैयद भाई, शर्म करे। क्या शर्म करूं मैं? शर्म आप करें यार, आप में नाकर है ना शर्म है। अल्लाह, सैयद साहब ने तो बात ही दूसरी की थी, दुआ मंगवाई, सैयद साहब ने बात दूसरी की और आप लोगों ने बात कहाँ से कहाँ घुमा दी, मुझे हैरत हो रही है, समझे नहीं। बैठा हुआ था, उसने क्यों दुआ मंगवा रहा था वो पूरे पाकिस्तान से, दुआ करो मोदी जीत जाए। अब तो भाई तो तुम्हारा इमरान खान क्यों कह रहा था मोदी जीत जाए, दुआ करो पाकिस्तानियों। आप आ गए ना इसी बात पे। नहीं बेकार की बातें क्यों करते हो यार? भाई एक सेकंड, बात सिक्योरिटी वाले यार, मैं उधर आना नहीं चाहता। सैयद भाई उन्होंने कब दुआ करी थी? पहली दफा जब इलेक्शन जीता था, राइट, तब दुआ करी थी। अभी जो इलेक्शन जीते हैं तो उसमें एक दफा करे, 50 दफा करे, नवाज शरीफ ने मुबारकबाद भेजी है, तो वही बात है। ये आप कुर्बानी में भी कहोगे कि ये इमरान खान की वजह से हो गई, फला हो गई, महंगाई। तो वो कह रहे हैं कि उसने भी गलत किया है, अब वो ये नहीं कह रहे कि नवाज शरीफ ने सही मुबारकबाद दी है, वो यही बोल रहे हैं। आप सुने तो, आप सुनते ही नहीं, आप लोग चीखने पे आते तो फिर सुनना नहीं चाहते। तकलीफ हो रही थी भाई, बात ये है कितनी देर लगती इनको नवाज शरीफ, वो तो याद रहा इनको भाई। नवाज शरीफ को छोड़ो, नवाज शरीफ उसने दुआ कराई थी, इन्होंने तो मुबारकबाद दी है। ये तो बोल देते कम से कम कि भाई दुआ भी लोग कराते हैं, मुबारकबादें भी देते हैं, हम खुश हो जाते। मगर हर बात में इमरान खान
आप जो है ना वो वहाँ मोदी के साथ चले गए इंडिया, जहाँ आपके पंजाब में गुजरावाला में छठ जल गए, आप सो रहे थे उसका। भाई इमरान खान नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में पूरी पिटाई को लेके क्या करने गए थे मोदी के पास? चौधरी साहब एक सेकंड, समीना बहन मुझे ये बताइए, जो अभी बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो उसकी हलाल की कमाई होगी उसकी कुर्बानी कबूल होगी, यही कहा गया ना अभी। उन्होंने कहा रिश्वत लेके कुर्बानी नहीं की जाती है जी, नाजायज पैसे से कुर्बानी कबूल नहीं होती, ये कहा गया है जी। सुन तो ले मेरी बात तो कंप्लीट सुन ले। वो बात एक अलग है, वधारी की बात है नाजायज काम में नाजायज पैसा लेके आप सोचे ना, रिश्वत ले रहे हैं, लोगों के दिल दुखा रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कुर्बानी करें, तो अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। आप सुन, तो मैं कब कह रहा हूँ कबूल करेगा, मगर मैं आपसे ये सवाल उठा रहा हूँ, आज की तारीख में पाकिस्तान में जो लोग शरीफाना जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनका 40-50 हजार रुपए तनख्वाह है, क्या वो कुर्बानी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सवाल तो यही पैदा होता है, अभी तो सवाल किया था मैंने कि नहीं कर सकते कुर्बानी। हम यही तो बात कर रहे हैं, हम ये क्या हो गया इसमें, कयामत आ गई। 2 करोड़ का बकरा क्यों लिया है आप? बकरे की टांग में हिस्सा डाल दो। अरे भाई मेरे, आपका कहना बहुत आसान है सैयद भाई। नहीं, उन्होंने ये कहा, देखे नहीं, उनकी बात देखे, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा देख घर में अगर 5 लोग हैं तो भाई एक गाय में हिस्सा डाल दे, हर एक की कुर्बानी हो जाएगी 1 लाख का बकरा लाने के बजाय। तो बात भी सही थी, बाद में कोई वो नहीं थी, मुझे नहीं लगा इसमें कोई इश्यू है तो आवाज उठानी चाहिए। एक सेकेंड, आप मेरे को एक बात बताइए, आप ये प्रोग्राम करती हैं जी, आपके प्रोग्राम के अंदर ऐसी कोई चीज आ जाए कि भाई ये एक आदमी आएगा उसका सर नजर आए, आपको अफसोस नहीं होगा? मेरा मतलब ये कहने का कि एक आदमी सारी जिंदगी प्रोग्राम, सारी जिंदगी कुर्बानी कर रहा है, सारी जिंदगी कुर्बानी करता हुआ आ रहा है, अपनी 80 साल तक कुर्बानी करता हुआ आ रहा है। मेरा भी पैगाम ले लेना। वॉल्यूम बंद करें, अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करें, टीवी का वॉल्यूम जिसका भी खुला है प्लीज बंद करें, ऑफ करें जी। जिन्होंने समीना का कर्जा देना है उनकी कुर्बानी कबूल होगी? वो तो पटवारी जो है ना, समीना का जिन्होंने कर्जा देना है उनकी कुर्बानी कबूल होगी? समीना को लारा लगाया हुआ। अरे पटवारी सुनो तो। देखिए ये पर्सनल जो ना लड़ाई, प्लीज एक बार ख्याल रखेंगे, जो पर्सनल बातें थी ना ये आप अपने घर में करें या ऑफ एयर जो ना आप लोग एक दूसरे फोन पे क्या करें, यहाँ पे ना करें तो ज्यादा बेहतर है। शो चल रहा है उसके ऊपर बात करें। मैंने भगोड़े का नहीं, आपने नहीं लिया, मैंने उनको ही बोला है कि वो उनको आके ये बात नहीं करनी चाहिए। चले चौधरी साहब आप बोले, क्या कहेंगे जी? देखें, अभी जैसे सैयद साहब ने बात की कि ये हो गया, मुबारकबाद दे दी, बड़ा सबने तबसरा किया, तो ये सोचे समझे मालूमात होती नहीं है, बात कर जाते हैं। उन्होंने इतनी बुराई की। इमरान खान जो है 2018 से पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और ये अपोजिशन में थे, पीटीआई की पूरी दहशतगर्द कैबिनेट को लेके मोदी के पास। जी एक सेकेंड जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ एक बात कहूंगा छोटी सी, अभी मैं आया हूँ, मैं प्रोग्राम सुन रहा था आप लोग, अभी उससे बात हो रही थी मोदी पे जी। जिस दिन हमारे मुल्क को मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ पॉलिसी ये नहीं कि दूसरों का ये घर तोड़ दिया, खुदा का ये कर दिया, इन चीजों पे नहीं, जो पॉलिसी वो लेकर आया ना उसकी टीम, जिसकी वजह से शैतान सिर्फ आदमी या ये गजा। एनीवे छोड़ो, गजों की बातों में मैं नदीम भाई मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं यार, इसको कोई वो गधा चलता है उसको अकल चाहिए। सही बात है नदीम साहब, कभी भी किसी से पंगा नहीं लेते जी। नहीं सर नहीं। अच्छा सुने, मैं आपको बात कह रहा हूँ, अगर जो उसकी फॉरेन पॉलिसी और जो उसने अपनी मुल्क की मैशियत को जहाँ तक लेकर आया ना, अगर कोई हमें खुदा करे कोई ऐसा विजनरी बंदा मिल जाए जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी के मजहबी उसे बिल्कुल नहीं खेले, कुछ नहीं करे जी, वो उसकी बात है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, हम वो लेकर नहीं आना चाहते। लेकिन अगर कोई उस जैसा विजनरी आदमी आ जाए ना अपनी इकोनॉमी के लिए, मैं कहता हूँ पाकिस्तान 5-10 साल में बहुत तरक्की कर। नदीम भाई अगर ये खानदानी खत्म हो जाए ना नवाज शरीफ का, फिर भी पाकिस्तान बहुत आगे निकल जाएगा। ये भी चलें जी, टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मैसेज जी। नहीं
नहीं बस ठीक है जो है, लेकिन थोड़ा सा विजन अपना चेंज करना पड़ेगा। आपने ये कहा कि अगर खुदा करे कि ऐसा बंदा आ जाए मोदी जैसा, तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ठीक हो सकती है, हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जा सकता है। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच तमाम कॉलर का शुक्रिया जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। ज्यादा ज्यादा ये कहेंगे खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह, कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।